फॉर्मेट आपसे चर्चा हुआ था, उसी प्रक्रिया के तहत हम लोग बात करेंगे। आपसे आग्रह है कि अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि सब लोग आपको देख सकें और साथ ही साथ हम लोग इस चर्चा को शुरू कर सकें। आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी, जी, बाकी साथी आप अपना सभी को माइक। मेरा प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। सभी साथी अपना माइक म्यूट किए हुए हैं। अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। बाकी साथी अपना माइक म्यूट कर लें, क्योंकि माइक ऑन होने से डिस्टरबेंस होता है। जी सर, स्टार्ट किया जाए। आ, सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और विशेष तौर पर उन्होंने इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए जो समय दिया है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि आज जो किसानों की समस्या है और जो मॉडल हम किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए उपयोग ला रहे हैं, उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। हम किसानों से अपेक्षा करते हैं कि वो सब टेक्नोलॉजी को सीखें। हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी रिस्क पर उन्हें एक्सपेरिमेंट करे। हम किसानों से अपेक्षा करते हैं कि वो केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का भर भर के उपयोग करे और उसके लिए कर्ज ले, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड से ही क्यों ना ले। और इसके बाद जो है, यदि फसल ना आ पाए तो वो कर्ज के बोझ में दब जाता है और अपने सम्मान की भी रक्षा नहीं कर पाता है। हमारे बहुत सारे किसान साथियों को सुसाइड करना पड़ जाता है। ये बहुत ही लज्जा और शर्म की बात है इस पूरे सिस्टम के लिए। मैंने अपने पूरे मॉडल को एक लिखित फॉर्मेट में शेयर किया था। मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि यदि वो उसका वाचन करेंगे और मैं साथ साथ उसे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो जो मोनोटोनी है उससे हम बच पाएंगे और हम विषय को रुचिपूर्वक ढंग से अपने किसान साथियों को, अपने कोऑपरेटिव साथियों को पहुंचा पाएंगे। मेरा जी ऐसा मानना है कि इस मॉडल में किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका न केवल जो है समाधान निहित है, बल्कि वो विलुप्त हो जाएंगी। जैसे प्रकाश की एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दीपक घोर अंधकार को जो है नष्ट करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार सभी समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी। उनका समाधान नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएंगी, उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। इस मॉडल के तहत किसानों को किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। इस मॉडल के तहत उसे किसी के पास जाके ज्ञान नहीं लेना होगा। इस मॉडल के तहत ज्ञान प्राप्त लोग, जो कि कहना चाहिए कि फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर पोटेंशियल के तहत एग्री प्रोफेशनल्स विभिन्न चीजों में, जितनी भी हम पैथियों की बात कर रहे हैं, जितनी भी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसमें उन्हें सिद्धहस्त बनाया जाएगा, उनको इक्विप किया जाएगा और वो अपने टूल्स टेक्नोलॉजी के साथ पहुंचेंगे। भर भर के आवश्यकता अनुसार जैविक खाद, माइक्रोब्स, केंचुए भी पहुंचेंगे। और जो किसान बोने का निर्णय लेगा, जो भी फसल, जो भी अन्न, जो भी वैरायटी, उसकी बेस्ट वैरायटी किसान के खेत पर पहुंचेगी और इन सब में से किसी का भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो इसको अनफोल्ड करने के लिए मैं अभिषेक जी से कहूंगा कि यदि वो उनकी अच्छी आवाज में उसका वाचन करेंगे
और मैं उसको आगे समझाता जाऊं। धन्यवाद मैथिली शरण गुप्त जी। अ, किसानों के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय मांग का आकलन किया जाएगा जो निम्नलिखित घटकों पर होगा। लोकल खपत, प्रोसेस्ड फूड के लिए मांग, विदेशी मांग का आकलन, खाद्यान्न रिजर्व का आकलन। ये पहला बिंदु है। देखिए, हमारी समस्या ये है कि अभी किसान के पास कोई मानक नहीं है जिसके तहत वो क्या बोए इसका वो निर्णय ले सके। लिहाजा आज किसान क्या करता है, वो देखता है कि जिसका भाव अच्छा मिल गया है, सब लोग उसी के पीछे लग जाते हैं और उससे सप्लाई और डिमांड का जो है वो बिगड़ जाता है और इसके कारण उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। किसानों को उनका जो उन्होंने लागत लगाई है कई बार वो भी वसूल नहीं हो पाता है। उसे वो मंडी में ले जाकर जो मंडी में ले जाने की लागत है उसे उतारना है, बेचना है, जो लोगों का कमीशन उसे देना है, उसकी भी भरपाई वो नहीं कर पाता है। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आपने सुने होंगे जब किसान अपना माल रोड पर फेंक देता है और उसको जो है बहुत बड़े जो है ना नुकसान का आंकलन वो करना पड़ता है। अभी तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारा नेशनल प्रोडक्शन हर खाद्यान्न के लिए कितना होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि 144 करोड़ लोगों के लिए हमें राख खाद्यान्न कितना चाहिए, उनके लिए प्रोसेस्ड कार्रवाई के लिए प्रोसेस्ड फूड के लिए कितना खाद्यान्न चाहिए। और चूंकि हम जैविक तरीके से बहुत परिष्कृत वैरायटी का खाद्यान्न पैदा करेंगे जो अपने आप में जीवन वर्धक होगा, ऐसे खाद्यान्न की मांग निश्चित रूप से इंटरनेशनल मार्केट में धीरे धीरे बड़े तरीके से बढ़ेगी। लिहाजा उस इंटरनेशनल मांग को भी हम कैलकुलेट करेंगे और जो बच्चे हैं वो हर खेत की लैंड का जो है प्रोडक्टिविटी क्या है उसका आकलन करेंगे। तो हर 3 महीने में प्रोडक्टिविटी का आकलन होगा। हम ये आकलन कर पाएंगे कि हमें कितना एकड़ किस खाद्यान्न को आवंटित करना है। लिहाजा एक ऐप के माध्यम से हम उतने ही एरिया में उस खाद्यान्न को बोएंगे जितना हमारा टारगेट है। लिहाजा हम कभी भी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति में नहीं रहेंगे, किसानों को कभी भी आत्महत्या जैसी करने की स्थिति नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। आज तक भारत सरकार ने ये प्रयास ही नहीं किया कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट नेशनल टारगेट फॉर वेरियस फूड ग्रेन्स, और ना ही इस बात का प्रयास किया कि हमारे लैंड की हर 3 महीने में, चूंकि हम उसमें जैविक खाद डालेंगे, हम उसमें माइक्रोब्स डालेंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालेंगे, लिहाजा बहुत तेजी से हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ेगी। तो इट विल बी मेजर्ड एवरी 3 मंथ और हम हर 3 महीने बाद ये आकलन लगा सकते हैं कि हाउ मच लैंड इज टू बी अलॉटेड फॉर विच फूड ग्रेन। ये मेरा पहला बिंदु है। जी, धन्यवाद। इस पर क्या साथ में प्रश्न भी ले सकते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आ, उपस्थित सभी साथियों से आग्रह है कि ये जो पहला बिंदु अभी जो आदरणीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने रखा, इस पर कोई अगर किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकता है अपने को अनम्यूट करके। मैं बोलूं जरा अभिषेक जी? जी सर, जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो गुप्ता जी को बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, मुझे खुशी ये है कि इसमें 15-20 लोग जो आते हैं वो सारे एक्शन वाले लोग हैं
विशेषकर जो अपने यादव साहब आए हैं, जो ब्रिगेडियर भी रहे, एनिमल हस्बेंड्री में भी रहे, तो जैसे कल मैंने सुझाव दिया था कि अभी अपन समस्या पर ज्यादा विश्लेषण करने के बजाय कुछ एक्शन वाली बात करें। मैंने 3 चीजें कल बोला था। एक तो मध्य प्रदेश में गौशाला के लिए काऊ सेंचुरी देने को तैयार है। मेरे ख्याल से यादव जी का भी बहुत अनुभव है, पंचगव्य गाय गोबर, हमारा यूनिवर्सिटी भी है। और एक उन्होंने उनको दे दिया है अपना इंदौर के पास वाला जो क्या नाम है ये अभयारण्य, दत्ता शरणानंद जी महाराज को। तो मुझे लगा कि अपन क्यों ना लोगों को ढूंढकर ये जो अभयारण्य वाला मामला है, इसमें सारा गरीबी, जीडीपी, किसान, सात्विकता और पर्यावरण, ये सारे बिंदु ले ले। मेरा एक पहला पॉइंट मैंने कल भी ये बोला था। एक दूसरा, अपन इसमें नेतृत्वशाला वाला जो मामला है, जो अभिषेक जी कर रहे हैं, क्योंकि गुप्ता जी का भी बहुत लंबा अनुभव है और करीब करीब सबका अनुभव है उधर, आपका उनका भी है। जो अपने वो प्राउड में काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना भी है। तो हम लोग क्यों न मिलकर गुप्ता जी के नेतृत्व में, जैसे हमारा कानपुर गौशाला है, इतनी बड़ी जमीनें हैं, ये है वो है वो है, लेकिन कहीं अटक गया तो नेतृत्वशाला लग। मैं तो कर रहा हूँ, हमारे दोस्त भी कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है वो पूरा नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं उसका विश्लेषण करे कि इतना सब अब प्रेमानंद जी अगर आए हो तो जानते हैं कि इतना सारा प्रयासों के बावजूद भी सुधरा कुछ हो नहीं रहा है नया। अच्छा, पैसे की कमी नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है या सौभाग्य की बात है, पैसे की कमी नहीं है। तो जो जो जीडीपी और पावर्टी और ये किसान का शोषण, ये जो बिंदु है, अपन इसको एक्शन में डाले। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये हुआ कि ये तीसरा पॉइंट ने पहला हुआ वो अभयारण्य वाला। उसमें मेरे ख्याल से यादव जी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, उनका लंबा अनुभव है गायों के बारे में। ऐसी हमारे एक और भी है जो मध्य प्रदेश में बहुत काम कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, वो जो रिमाउंड अभी वो जो आर्मी में कोर था उसमें से निकल कर ग्वालियर में बहुत काम कर रहे हैं, कुशवाहा क्या नाम है उनका। बहरहाल, तो 3 बिंदु निकले। पहला पॉइंट, ये जो ऑफर है मध्य प्रदेश सरकार का, इसको लोकल संस्थाओं के साथ अपने गुप्ता जी, यादव जी, वहाँ के अपने वो भी है क्या नाम है मध्य प्रदेश के पंडित जी, शिशिर पंडित, जो लोकलाइजेशन है। दूसरा मैंने बोला कानपुर गौशाला जैसे में जमीनें हैं, ये है वो है, तो अगर गुप्ता जी के साथ मिलकर थोड़ा उसकी केस स्टडी की जाए। मैं भी साथ में रहूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से जुड़ा हूं तो फेल होकर अब बड़ा शर्म आने लग गई है कि यार इतने प्रयास कर रहे थे, सुधार कुछ नहीं आ रहा। तो प्रेमानंद जी महाराज उसके लिए सही है। अभिषेक जी आप भी जानते हो, आपने भी 2-3 जी मीटिंग कर ली है। जी दूसरा ये, जी और जी। तीसरा, अभिषेक जी जो प्रयास कर रहे हैं नेतृत्वशाला परिवर्तन और जड़ से जुड़ने वाला, शाकाहार अहिंसा वाला, तो मेरे ख्याल से तीनों में गुप्ता जी का सहयोग लेते हुए जितना भी इनका विश्लेषण है, कल भी इन्होंने बताया था समस्या, तो मुझे लगा अपन लोग मिलकर एक ऐसे हर एक के 3-4 बिंदु ले, जैसे अपना मास अवेयरनेस एंड अवेकनिंग और ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम चल रहा है। अब वो सब में गति का मैं एक ही कारण देख रहा हूँ कि हम लोग मिलकर नहीं कर रहे। अकेले अकेले मैं भी बहुत कर रहा हूँ, आप भी बहुत कर रहे हैं, अभिषेक जी बहुत कर रहे हैं, प्रेमानंद जी बहुत कर रहे हैं। थोड़ा इस बार एरिया लेकर ब्लॉक लेकर या जिला लेकर क्यों ना अपन थोड़ा स्पेसिफिक इशू लेकर। और मैं चाहूंगा यादव जी का जो बहुत, राजा राम जी का बहुत लंबा अनुभव है, और आप तो ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं उसमें, एनिमल हस्बेंड्री उसमें वगैरह में लेकर, बाकी और भी आपके पास एक से एक एक्सपर्ट है बिहार के, इसके उसके, जरा इस पर विचार कर ले। तो मेरा सुझाव ये, थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड अपन इसको अपने चिंतन को डालते। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय कमल ठाकुर जी। अ, मैं आदरणीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी से उनके विचार जानना चाहूंगा इस विषय पर। मैं बहुत जल्दी एक पेपर प्रेजेंट करूंगा कि अच्छे भारत की गौशालाएं कैसी होंगी, और इसका फोकस जो है वो दूध ना होकर गोबर होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि जब सभी देवी देवता गाय माता में निवास करने जा रहे थे और माता लक्ष्मी अपने इस भाव में कि मैं तो लक्ष्मी हूं, मैं क्यों जाऊं, इसके कारण वो लेट हो गई, तो गौ माता का जो निवास है वो गाय के गोबर में है।
मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ये सिंबॉलिक संदेश है देश के लिए कि आप कहाँ भटक रहे हैं। दूध इंपॉर्टेंट हो सकता है, अल्फा 2 वैरायटी का हो सकता है, अमृत तुल्य हो सकता है, लेकिन सही लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी वो गोबर में विराजित हैं। यदि हम गाय के गोबर को माइक्रोब्स और केंचुए आदि की जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करते हुए यदि हम केमिकल मुक्त खेती में जाएंगे, तभी हम अपने खाद्यान्न को इंटरनेशनल मार्केट में आज की तुलना में 10 गुना कीमत पे बेच पाएंगे। तो यदि आप लोग इजाजत देंगे तो मैं इसके ऊपर जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है वो डॉक्यूमेंट हम आप सब लोगों के सामने पेश करना चाहेंगे। और मैं अब अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा, और मेरा जहां पर भी जो भी सहयोग आप लोग चाहते हैं मैं उपलब्ध हूं, भौतिक रूप से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अब अभिषेक जी से अनुरोध जी। करता हूं कि वो दूसरे पॉइंट का पाठन करें। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक क्वार्टर में प्रत्येक भूखंड की उत्पादकता का आकलन छात्रों के माध्यम से किया जाएगा और छात्रों को कास्ट सेटलिंग अकाउंट से सेवा शुल्क की पात्रता होगी। इसी का दूसरे पॉइंट का ही दूसरा वो है बिंदु है, किसान कितना क्षेत्रफल किस खाद्यान्न को आवंटित करना है इसका आकलन एक ऐप करेगा। इसी का अगला पॉइंट है, किसान ऐप के माध्यम से किस फसल को बोना उचित होगा इसका निर्णय लेने में किसान की मदद की जाएगी। और इसी का अगला पॉइंट है, प्रत्येक भूखंड की उर्वरकता के लिए आवश्यक जैविक खाद एवं जीवाश्म का पर्याप्त उत्पादन किया जाकर एग्रो प्रोफेशनल्स के माध्यम से किसान के भूखंड में निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट आपको चैट में शेयर किया गया है, अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो वो डाउनलोड करके आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, उसके ये 4 सब पॉइंट्स हैं सर। इसको काफी कुछ पहले जब हम खोल रहे थे तब उसमें उसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। एक बार फिर जी से दोहरा देते हैं कि एक ऐसा ऐप रहेगा जो जैसे ही किसान निर्णय लेते जाएंगे वो जिस खाद्यान्न का जितना टारगेट है उस मीटर में उतना कम होता जाएगा। और जब जो है वो मीटर अपने लक्ष्य तक को हासिल कर लेगा तो वो मीटर जो है ग्रे हो जाएगा। इसका मतलब है वो खाद्यान्न किसान बोने का निर्णय नहीं ले सकता है। दूसरी बात है कि इसमें ऐप में दूसरी बहुत सारी चीजें डाली जाएंगी जिससे मोनोकल्चर नहीं हो पाएगा, जिससे पेस्ट आदि जो है नहीं फैलेंगे। लिहाजा यदि एक किसान एक पर्टिकुलर खाद्यान्न को बोता है तो उसकी एडजॉइनिंग एरिया में उसी खाद्यान्न को नहीं बोया जा सकेगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें जो समझाते हैं और किसान उसको इसलिए नहीं मानता है क्योंकि उसके सामने एक लालच होता है कि उसे एक पर्टिकुलर फसल बोने से क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें एमएसपी हमारे कंट्रोल में है, लिहाजा हम किसान किसी भी खाद्यान्न को बोए हम लगभग उतना ही लाभ उसको दे पाएंगे। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर ही इज चूजिंग फॉर हिज फार्म, he would be getting almost the same economic output from there, नंबर वन। और उसमें बहुत बड़ी बात यह है कि उसकी कॉस्ट जो है वो जीरो कर दी गई है। तो चाहे बच्चे उनके खेत की फर्टिलिटी नाप रहे हों, चाहे एग्री प्रोफेशनल जाके जुताई निदाई कर रहे हों, चाहे जो है उनके द्वारा चुनी गई फसल का सबसे उत्कृष्ट बीज जो है ना उनके पास पहुंच रहा हो, चाहे पानी देना हो, चाहे जो है फसल काटना हो, फसल काटने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करना हो, या उसकी पैकेजिंग करना हो, या उसकी लोडिंग अनलोडिंग करना हो, और ये सब चीज जो है मंडी में नहीं जाएगी। क्योंकि बैकएंड टेक्नोलॉजी ने जब डिमांड एस्टिमेट किया है उस समय उसे मालूम है कि इसको खाने वाला कहां बैठा है। चूंकि हमने उसको 5 मौलिक अधिकार दे दिए हैं,
लिहाजा यदि उसकी बाइंग पावर नहीं भी है तो मौलिक अधिकार के तहत वो जो है उसे खरीद सकेगा, और तब भी खरीद सकेगा जब उसके अर्निंग अकाउंट में 0 पैसा है। और इस काम के लिए उसके पास जो है उसके ही अर्निंग अकाउंट के पीछे बैठा हुआ उसके कलब्रिक्स अकाउंट से पैसा आ जाएगा। लिहाजा जो कहते हैं परचेजिंग पावर और अफोर्डेबिलिटी, ये सब विषय शून्य हो जाएंगे। तो हम किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे समय पर जो है जुताई हो जाना, बुवाई हो जाना, उसमें समय पर जो है पर्याप्त मात्रा में न केवल जैविक बल्कि जीवाश्म और केंचुए आदि की चीजें, बल्कि यदि हम आवश्यकता महसूस करेंगे तो हम माइक्रो मिनरल्स भी उसमें मिला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हर लैंड की हर 3 महीने में टेस्टिंग रिपोर्ट है, तो हमें ये भी मालूम होगा कि हमारे कौन से ऐसे माइक्रो एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर लैंड में, उनकी हमें पूर्ति करना है। तो जो हमारी खाद रहेगी, इट विल बी स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। हम इतने प्रिसाइज भी जा सकेंगे। सभी निर्णय किसान ले सकेगा, उसे किसी चीज का भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उसके भुगतान के लिए हमने एक अन्य अकाउंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें पैसे की व्यवस्था भी अलग से की हुई है। लिहाजा किसान के अर्निंग अकाउंट पर जो है 0 बोझ होगा। और खासियत ये है कि उसको एक एमएसपी खाद्यान्न उसके खेत से बाहर निकलेगा उसके साथ ही मिल जाएगा, और खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा। इस स्ट्रेटेजी के पीछे बहुत बड़ा सोच है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो इंटरमीडिएट ऑनर बनते हैं वो अधिक लाभ कमाने के लिए उस खाद्यान्न को कहीं होर्ड कर देते हैं, मार्केट में आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा करते हैं, और फिर उसी के जो है ना दुगने दाम और जितना भी वो कबाड़ सकते हैं उतना लेने की कोशिश करते हैं। अब इस मॉडल में चूंकि किसान मालिक है और बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे वो वेयर हाउस वाला हो, चाहे वो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल वाला हो, या पैकेजिंग वाला हो, या लोडिंग अनलोडिंग वाला हो, या ट्रांसपोर्टेशन वाला हो, या वेयर हाउस वाला हो, या थोक विक्रेता हो, या फुटकर विक्रेता हो, या होम डिलीवरी बॉय हो, या कंज्यूमर एंड पर क्वालिटी का रीचेक का जो व्यवस्था किया गया है, इन सब को जो है उनके काम के लिए एक सर्विस चार्ज मिलेगा, दैट विल बी इन प्रोपोर्शनल टू द एमएसपी। और उसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि हर व्यक्ति को आज जो कमा रहा है उससे 5 गुना ज्यादा तो वो कमाने की स्थिति में होना ही चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और कंज्यूमर एंड पर भी अधिकतम 2 से 3 एमएसपी ही लगेंगी। तो ये जो है मोटे मोटे तौर पर इसमें कहा जाए तो किसान को जो है लगभग चूंकि 0 इनपुट हो गया है, उसे कहीं से कर्ज नहीं लेना है, उसको बेस्ट चीज जो है ना उसके खेत पर मिल रही है, और उसको अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए मंडी में भी परेशान नहीं होना पड़ रहा है, उसके खाते में तत्काल पैसा आता जा रहा है। और जब कंज्यूमर एंड पर वो पहुंचेगा तो यदि 3 एमएसपी में बिक रहा है तो बची हुई 2 एमएसपी किसान के ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में आ रही हैं। उस 2 एमएसपी या 1 एमएसपी, बिकॉज उसमें फिक्स नहीं रखेंगे, उसको 2 एमएसपी से 3 एमएसपी के बीच में वेरिएशन रखेंगे, तो 1 एमएसपी से लेकर 2 एमएसपी जो किसान के खाते में आएंगी उससे ये सब भुगतान होंगे। और यदि कोई शॉर्टफॉल होगा तो उसकी पूर्ति कलब्रिक्स अकाउंट से कर दी जाएगी। और मेरे ख्याल से यदि हम इस स्टेज पर यदि एग्जामिन करें तो किसानों की आमदनी 5 गुना हो चुकी होगी, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान हो चुका होगा, जितनी भी टूल टेक्नोलॉजी है वो बैकएंड से एग्री प्रोफेशनल के माध्यम से हम उन तक पहुंचा पा रहे हैं, और किसान के सब टेंशन जो है वो 0 हो गए हैं, और किसानों की रिस्क भी 0 हो गई। ये अद्भुत मॉडल जो है किसानों के बहुत भले का है, और ये हॉलिस्टिक मॉडल है जिसमें भारत की साख इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ेगी, और हमारे जैविक पदार्थ का जिसमें कि
हम आगे चल के बहुत सारी जो है जीवनवर्धक चीजों को भी मिलाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में आज की तुलना में 10 टाइम्स रेट पर ही बेचा जाएगा। दैट विल बी फ्रॉम 10 टाइम्स टू 100 टाइम्स। और इसकी इतनी ज्यादा मांग होगी कि, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी हमें अपनी लोगों की डिमांड को पूरा करना है, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट है। लिहाजा बचे हुए उससे ही हम जो है इंटरनेशनल डिमांड को पूरा कर पाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि 10 टाइम्स चार्ज करने के बावजूद भी हम अंतरराष्ट्रीय मांग की पूर्ति कम से कम आने वाले 5 साल तक तो नहीं कर पाएंगे। जी। यदि आप चाहें तो इस पे प्रश्न यदि आमंत्रित कर लें, जिससे कि मेरे जी ख्याल से 7-7 प्रश्नों को भी अपन टेकअप कर जी, पाएंगे। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से कि ये जो अभी पहला बिंदु और दूसरे बिंदु पर आदरणीय श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने बात रखी है, इस पर अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर कोई आपका एक वो है सोच है, तो उसको कृपया रखें डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, क्योंकि आप एक एग्रो एंटरप्रेन्योर हैं और आपने सफलता पाई है और बहुत काम किया है पिछले 35 सालों में। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपका जो भी प्रश्न। जी ये गुप्ता जी सर ने जो दोनों भी बिंदु में जो बोला है, इसके ऊपर ही हम 30 साल से काम कर रहे हैं। और ये काम हमने 450 जो मॉडल देश में खड़े किए हैं, इसमें ये काम हमने किया है। जो सर बोल रहे हैं वो एकदम सही है, और ये भारत में होना चाहिए। जितने भी जिले हैं, यहाँ ऐसा कम से कम एक एक मॉडल खड़ा रहना चाहिए। इतना मैं आज कहूंगा। जी, इसमें मेरा भी एक प्रश्न, एक संशय है कि ये जो ऐप है, ऐप में जो हमारे अनुभव आईआरसीटीसी ऐप को लेकर हैं या फिर ई नैम ऐप को लेकर हैं या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट डेवलप्ड अदर ऐप्स को लेकर हैं, तो अगर इसकी फंक्शनलिटी वैसी हुई और उसी तरह से इसको बैडली इसको मैनेज किया गया, तो फिर इससे जो परफॉर्मेंस है और जो आकलन और जो इसके यूटिलिटी है, उस पर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको ऐप प्रॉपरली फंक्शन करे, इसके लिए क्या प्रोविजन है? देखिए, सरकारी मशीनरी की से लेके हर चीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिससे कैपिटलिस्ट लोगों को लाभ दिया जा सके। यही जी कारण है कि सरकारी अस्पतालों की अधिकांश मशीनें छोटे छोटे कंज्यूमेबल के नाम पर उन्हें डिसफंक्शनल या इन ऑपरेशनल रखा जाता है, जिससे कि दूसरे प्लेयर को लाभ मिल सके। हमारे ये ऐप जो है वो ठीक ढंग से इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि उसके पीछे भी वही मानसिकता है। जी आगे चल के ये सब चीज नहीं हो पाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो आप ये चिंता मत करिए। टेक्नोलॉजी का जो है स्पीयर हेडिंग का काम भी मैथिली शरण गुप्ता जी ने किया हुआ है, मतलब मैंने स्वयं। और ढेर सारे हमने आपको बताना चाहूंगा कि 32 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट के साथ एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमारा एमओयू है, जो अभी भी चल रहा है, जिसके तहत ढेर सारी टेक्नोलॉजी हमने इन हाउस डेवलप की है। इसके लिए हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 2020 का भी सहारा लिया था, जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस क्रिएटेड, हाफ क्रिएटेड पड़े हुए हैं। और हम प्रतिदिन टेक्नोलॉजी के उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर राइटिंग कोड इज नॉट ए प्रॉब्लम। हमारे ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की मिली भगत के कारण आपको जो है ना एक घटिया परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जो इनको चंदा देते हैं, जो इनको कंट्रोल करते हैं, उनकी डोमिनेंस के कारण ये बुरी स्थिति है। यही काम आप देखेंगे तो बीएसएनएल के साथ भी हुआ। बीएसएनएल को सैक्रिफाइस कर दिया गया जिससे कि दूसरे प्लेयर्स को लाभ मिल सके।
तो चूंकि इस मॉडल में जो है एक आमूल चूल परिवर्तन का जो है ना बैकग्राउंड है, लिहाजा उसको जब मौका मिलेगा, जब मैं 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को आपके सामने रखूंगा, उस समय मेरे ख्याल से आप लोग काफी कुछ समझ पाएंगे कि अब ये सब चीजें भारत में होना संभव नहीं होंगी। यदि हम स्वामी विवेकानंद जी की बात मान लें कि हमें अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित करना है, यदि हम ऐसा कर पाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से, भारत को महान शक्ति बनने से, भारत को जो है जो विश्व गुरु भी होगा वो आज की जियो पॉलिटिक्स जैसा विश्व गुरु नहीं होगा। वो विश्व में अमन, चैन और खुशहाली बांटने वाला विश्व गुरु होगा। आज जैसा डोमिनेंस करने वाला विश्व गुरु भारत नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम है अभिषेक जी आपको अपनी बात का पूरा जवाब मिल पाया, अन्यथा मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सप्लीमेंट्री प्रश्न भी पूछ सकते हैं। नहीं, अभी हमारे कई और साथी हैं, उनके प्रश्न हैं। मैं प्रेमानंद जी से कहूंगा, क्योंकि उन्होंने हैंड रेज किया है, प्रश्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैत्री सर जी का। बहुत ही अच्छा प्रयास है और हम सभी लोग आपके प्रयास में, आपके साथ में शामिल होकर के काम करने के लिए पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हैं। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि अभी किसी प्रोजेक्ट पे कहीं पर कोई कार्रवाई शुरू हुई है, हम लोग किसी चीज को देख करके आगे बढ़ सकें, और क्या हमें करना है वो तो धीरे धीरे हम लोग जब आपस में एक दूसरे से चर्चा करते रहेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। मान लिया कानपुर उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। कानपुर जिले के 50 किलोमीटर के बीच से कम बहुत किसान हमारे संपर्क में आ सकते हैं अगर हम प्रयास करें। लेकिन कार्य शैली क्या होगी, कार्य योजना क्या होगी, उन चीजों पर डिस्कस, आपस में विचार होने की जरूरत है। कि हम अभी तक तो हम गायों पे ही काम कर रहे थे और गायों की सुरक्षा व्यवस्था में ही लगे थे गौशालाओं के माध्यम से, लेकिन उसमें पूरी तरीके से हमको सफलता नहीं मिली। अब मेरा ये उद्देश्य है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा जी हैं, उनका ये कहना था कि किसान के खेत से गाय बंधे और किसान के घर में गाय बंधे, तभी हमारी गाय सुरक्षित हो सकती है। तो इस उद्देश्य से हमारे दो उद्देश्य पूरे होंगे। एक तो किसान के साथ में हमारा मेलजोल बढ़ेगा और गौ माता को भी हम सुरक्षित करने में सफल हो पाएंगे। तो किसान की आय जो आपने बढ़ाई है 5 गुना बढ़ जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस प्रपोजल को लेकर के, इस विधि को लेकर के हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने से पहले उसकी जमीन पर प्रयोग करेंगे, तो हमको लगता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि जमीन तो हमको हर किसान देने को तैयार है। मैं जहां भी जाता हूँ, जिस जिले में, जिस ब्लॉक में, जिस ग्राम सभा में जाता हूँ, किसान तुरंत समर्पित होकर के हमको अपनी जमीनें उपलब्ध करा देता है। अभी सुभाष नालंगे जी से मेरी बात हुई थी, जो ग्रास के लिए, कल वो हमारे लिए एक पैकेज भेज रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि किसान के क्षेत्र में हमारा ये पहला कदम और पहली बुआई होगी, जो कि हम श्री रांगेल नालंगे जी के, सुभाष नालंगे जी के नेतृत्व में इस कार्य को करना शुरू करने जा रहे हैं। तो इस घास को हम बुआएंगे और इसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में धीरे धीरे सुभाष जी से जानते भी रहेंगे और हम खुद भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। थ्योरी तो हम लोग पढ़ लेते हैं, हमने भी हाई स्कूल इंटर में थ्योरी पढ़ी, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूम में जाते थे तो एक अलग नजारा होता था। तो हमें करके दिखाने की जरूरत है, हमें स्वयं करने की जरूरत है, समाज से कराने की जरूरत है। सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, ना कोई उम्मीद है। उसकी सौभर गर्ज होगी सरकार की तो हमारे साथ आकर खड़ी होगी, अदरवाइज हम सरकार से हट करके उससे भी बड़ी लाइन खींचने का काम करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी सरकार के अधीन नहीं होती है। हम काम करेंगे तो सरकार को मदद करनी होगी हमारी, तो करेगी, नहीं करनी होगी तो हम और भी तरीके उससे निकाल सकते हैं। अच्छे काम के साथ सारी दुनिया खड़ी होती है, सभी प्रदेश की सरकारें खड़ी होती हैं, नगर के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो भी खड़े होते हैं, लेकिन उसमें उनको कुछ दिखना चाहिए। तो मैं कोई प्रश्न न करते हुए सिर्फ ये जानना चाहता हूँ
कि कहीं पर अगर कोई प्रोजेक्ट अपना लॉन्च हुआ है, कहीं पे किसानों को कुछ अभी करके किया गया है, तो उसके विषय में हम लोग जानना चाहते हैं और उसी मार्ग पे चल करके अपने कार्यक्रम को मैथिली शर्मा जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम करेंगे और अच्छी रूपरेखा बना करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का काम करेंगे और स्वयं भी हम किसान बन करके हजारों बीघे में जमीन में खेती का काम शुरू करेंगे, जो एक सामूहिक खेती का रूप लेकर काम करेगी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना के हम लोग काम करेंगे। जमीनें उपलब्ध हैं, केवल कार्य योजना की जरूरत है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग इसमें शामिल हों, कदम बढ़ाएं और आगे बढ़ करके सभी किसानों को साथ में जोड़ करके हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत, जय सहकारिता। आपके विचार बहुत ही सुंदर हैं और निश्चित तौर पर चूंकि ये इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे एग्री प्रोफेशनल्स क्रिएट करने के लिए प्लेयर्स लगेंगे, जैसे स्टूडेंट्स जो है वो खेती पे जाके जो है ना उसकी फर्टिलिटी का जो आकलन करेंगे, उसके लिए जो है ना एक पूरा एक्शन प्लान लगेगा। हमारे जो है एग्री प्रोफेशनल्स को टूल और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए और उनको इक्विप करने के लिए, ट्रेन करने के लिए हमें बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और अभी जो मंडी की व्यवस्था है, तो इसमें भी बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो चाहेंगे कि आपका ये मॉडल सफल ना हो, लिहाजा हमें इसे इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। और आज की सरकार ऐसे इकोसिस्टम को मुंह चलाने के लिए, मुंह पे तारीफ करने के लिए वो कहेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि उनके ही लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हर्ट होने वाले हैं, लिहाजा मैं सरकार से किसी अच्छे आचरण की एटलीस्ट मैं तो कल्पना नहीं करता हूं, मैं ऐसी सोच नहीं रखता हूं कि सरकार ऐसा करेगी जब तक कि हम उन्हें विवश ना कर देंगे। तो मैंने जब भी प्रेमानंद महाराज जी मुझे मौका देंगे तो मैंने वो मॉडल भी बनाया है कि हम बड़ी आसानी से सरकार को विवश कर पाएंगे, अन्यथा हम सरकार को पराजित कर सकेंगे। 543 में से एक भी राजनीतिक पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये इसका भी मॉडल बना हुआ है। जब उचित समय में आप मुझे मौका देंगे तो मैं उस पर भी आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, क्योंकि बिना विवश किए हुए ये राजनेता आपको ये इकोसिस्टम देंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनके हितों को और उनसे जुड़े लोगों के हितों पे कुठाराघात करने वाला है, जो वो कभी नहीं होने दें। जी, अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है, इसमें 3 उप बिंदु हैं, ये तीसरा पेज का है। रोजगार के मौलिक अधिकार के तहत एग्री प्रोफेशनल को आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व टूल्स के साथ साथ जुताई, बुआई, कटाई व अन्य कार्यों के सपोर्ट सिस्टम द्वारा निशुल्क समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है और इसको कास्ट सेटलिंग अकाउंट से भुगतान मिलेगा। अगला है, किसानों को अपना खाद्यान्न बेचने मंडी नहीं जाना होगा। खाद्यान्न को खेत से निकलते ही एमएसपी उसके खाते में क्रेडिट होगी। वह खाद्यान्न का मालिक कंज्यूमर तक पहुंचने तक किसान ही बना रहेगा। अगला है, किसान के खेत में क्वालिटी कंट्रोल करने की टीम, पैकेजिंग टीम, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग टीम निशुल्क पहुंचेगी। वह अपना काम गुणवत्ता और सम्मान के साथ करेगी। इसका भुगतान भी कास्ट सेटलिंग अकाउंट से ही होगा। ये 3 बिंदु हैं जो तीसरे पेज में हैं और इन पर मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी से कि इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। मेरे ख्याल से इसका विवेचन हो चुका है। आई जी। थिंक यदि यदि किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि मैं जब हम्म, पीछे बोल रहा था तो ये सब पॉइंट कवर कर दिए थे, तो जी जी मेरे ख्याल से इस पे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। लेकिन यदि जी जी कोई साथी चाहता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमसे इलाबोरेशन चाहता है, तो प्रश्न के माध्यम से
वो मुझसे पूछेगा तो मैं उस पॉइंट को इलाबोरेट कर दूंगा। मैं थोड़ा सा फिर से बोल देता हूँ। एमएसपी, एग्री प्रोफेशनल्स और आ, इससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे अगर किसी की कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। अपने को अनम्यूट करके अपना हैंड रेज करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जिन साथियों ने प्रश्न पूछ लिए हैं कृपया कोशिश करें कि वो ना पूछे, क्योंकि और भी साथी हैं, अभी 25-26 साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं कुछ नाम लूंगा। हमारे साथ दिनेश जी हैं, जीवेश पांडे जी हैं। कोई भी साथी अगर प्रश्न पूछना चाहता है इनमें से तो अपने को अनम्यूट करके पूछ सकता है। बाला साहब टेमकर जी हैं। अ, गुप्ता जी हैं, आस्था श्री। और हमारे मिथिलेश त्रिपाठी जी हैं। दिनेश जी हैं। किशोर भूरे जी हैं। किशोर ठाकरे जी हैं। अ, पठान नाम से कोई आ रहा है। कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकता है। दिनेश जी अपना प्रश्न करिए। ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जी। तो इसकी विवेचना चाहूंगा सर की तरफ से कि जी जी, प्रश्न फिर से करिए। आपका प्रश्न सुना ही नहीं दिया है दिनेश जी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जी विषय आया है, जी। तो मैं ज्यादा समझना चाहूंगा सर से कि सर ये जो 3 पॉइंट्स अभी हमने जिसको पढ़ा है उनको क्या आप फिर से सभी को बता पाएंगे कैसे कैसे हाँ, होगा जरूर ये? जरूर जरूर। इसमें जी केवल इतना ही बताया गया है कि जो भी सब एलिमेंट हैं कृषि के, उनके लिए एग्री प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी गई है और स्पेसिफिक काम करने के लिए एक टूल्स का जो है एक टूल यार्ड रहेगा। तो जब वो एग्री प्रोफेशनल आपके खेत में पहुंचेगा तो जिस काम को करना है उसके टूल्स के साथ वो आपके खेत पर पहुंचेगा। इसी तरीके से बीज भी जो है जो भी वैरायटी वो सिलेक्ट करेगा वो वाली वैरायटी उसके घर पे पहुंचेगी, राइट, मतलब उसके खेत पर पहुंचेगी। और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समय पे हर चीज पहुंचे। तो इसके लिए जो व्यवस्था की गई है कि यदि एग्रीकल्चर प्रोफेशनल चूंकि टाइम स्पेसिफिक होता है, लिमिटेड समय में ही काम करना होता है, तो हम बहुत सारे प्रोफेशनल जो दूसरे काम में लगे होंगे उनको भी हम एग्री उसमें ट्रेन करेंगे। लिहाजा मैन पावर कहीं पे भी बैठा होगा उसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से समय पर एग्रीकल्चर में लूप इन कर लिया जाएगा और अपना काम करके वो यदि प्रोसेसिंग में है तो वापस प्रोसेसिंग में चला जाएगा, या कोई वो दूसरा काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन का या जो खाइयां खोदने का या रोड बनाने का या डैम बनाने का, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज 144 करोड़ लोगों को देने के लिए होंगी। तो कुछ लोगों को एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि विद इन द टाइम फ्रेम, क्योंकि जैसे मिट्टी जो ना रेडी है उस समय ही उसमें बुवाई होने की जरूरत होती है, जब उसकी वो मिट्टी रेडी है उसी समय उसकी निदाई की जरूरत होती है। तो इट इज ए वेरी वेरी टाइम स्पेसिफिक एक्टिविटीज। और इसके लिए यदि हम पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो हमारे मॉडल में हम बहुत सारे एग्री प्रोफेशनल्स डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, वो एग्रीकल्चर का काम करके दे विल गो फॉर द अदर वर्क आल्सो। ऐसे ही जो दूसरा काम कर रहे हैं उनको पैरेलल में एग्री प्रोफेशनल्स भी बनाया जाएगा और उस लिमिटेड टाइम के लिए दे विल बी विड्रॉन फ्रॉम देयर एक्टिविटी एंड दे विल बी इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और दे विल गो बैक। इसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि इसमें से कोई भी भुगतान किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं करना है। इसके लिए कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट की व्यवस्था की गई है और उसमें जो पैसा आ रहा है, जो कंज्यूमर को 2 एमएसपी या 3 एमएसपी में जो है ना बेचा जा रहा है, 1 एमएसपी किसान को मिल चुका है, तो बची हुई 1 एमएसपी से 2 एमएसपी वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पहुंच रही है, उससे ये सभी भुगतान हो जाएंगे। जी, किसी का कोई प्रश्न? हेलो जी हेलो जी सर, जी बोलिए। आप मैंने जरा लेट ज्वाइन करी थी मीटिंग जी और बहुत कम लोग ज्वाइन थे। जी जी तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये पूरी अपनी जो मीटिंग है ये व्हाट्सएप जी पे या फेसबुक पे डाल दिए तो और अच्छा हो जाएगा, जी जी, वो मालूमात आपको मिल कल मिल जाएगी। जाएगी।
कल मिल जाएगी, चलेगा, आप अपना नंबर चैट बॉक्स पे डाल दें, कल आपको उपलब्ध हो चलेगा वो। जाएगा। ओके जी सर, जी थैंक यू सर। जी, धन्यवाद। और कोई साथी, किसी का प्रश्न? जिन्होंने प्रश्न कर लिया है वो कृपया अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी काफी सारे साथी हैं। प्रोफेसर एस.के. शर्मा जी, राकेश कुमार पांडे जी, ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी, रूपेल खाटी जी, सत्य प्रकाश भारत जी, श्री जी, श्री कृष्णा सिंधे जी, तुलसीदास मदास जी, चंद्रशेखर मिश्र जी, दिलीप अग्नोत्री जी। मुझे लगता है कि हमें अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहिए। अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, ब्रिगेडियर साहब, प्रश्न है। मेरा मेरा क्वेश्चन पूछने का ये है कि ये एक जी बार आप ट्वीट कर लीजिए, जी क्योंकि अभी तो मुझे ये देश भर के लिए बहुत अच्छा थॉट और बहुत अच्छे उनके विचार और वो है, बट ये पेपर में है। जी मैं इनको सलाह दूंगा कि ठीक है, ये अच्छी चीज है, आप कर सकते हैं, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, पर पहले एक छोटे लेवल पे प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड करने के लिए हम आगे बढ़ें, और वो सक्सेसफुल होता है तो पूरे देश में जाएं, प्रदेश में जाएं, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर उनको ऐसा नहीं है तो बता सकते हैं, कि ये ऑन पेपर है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। और शायद हम प्रकृति से ना सीख लेके ये ऐसे कर रहे हैं, जो खेती जिस तरह की है, जो प्रकृति बताती है, वो तो हम हमारे किसान समझ के कर ही रहे हैं, कौन सी फसल कितनी कब बोनी है, फसल चक्कर है। मेरी समझ में नहीं आया है, मैं उनको अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मॉडल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल होने से, जैसे प्रेमानंद जी ने बताया है, वो सारा सहयोग भी दे रहे हैं, एक ब्लॉक लेवल पे करके और फिर आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद। आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी। मैं इस सुझाव के प्रति सकारात्मक हूं, लेकिन इसकी जो बृहदनेस है उसको करने के लिए हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ्य जो है तब तक आप में नहीं आएगी जब तक कि आपको सरकार से वो इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने आपसे कहा है, मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत सारे इंटरेस्ट जो है, जो कि सरकार चला रहे हैं, वो इस चीज को फलीभूत होने में बाधा बनेंगे। लिहाजा हमें कहीं ना कहीं सरकार को विवश करना होगा, अन्यथा पराजित भी करना होगा। जी, किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न? मैं चौथा पॉइंट पढ़ देता हूं। चौथा पॉइंट है, सिस्टम को मालूम होगा कि खाद्यान्न को खाने वाला कंज्यूमर किस भूभाग में स्थित है, उसी के अनुरूप खाद्यान्न संबंधित क्षेत्र के वेयरहाउस, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, होम डिलीवरी बॉय के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। यह सभी सेवा प्रदाता कहलाएंगे और इनको सेवा शुल्क का भुगतान का सेटलिंग अकाउंट के माध्यम से होगा। इसी प्रकार किसानों को भी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्हें ऋण की लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके खाद्यान्न की एक एमएसपी खेत से निकलते ही मिल जाएगी। वह कंज्यूमर को अधिकतम 2-3 एमएसपी का भुगतान करना होगा। शेष 1-2 एमएसपी का सेटलिंग अकाउंट में पहुंचेगी। इस अकाउंट में सेवा प्रदायगी करने वाले सभी सेवा प्रदायकों को भुगतान किया जाएगा। जी सर, ये पॉइंट नंबर 9 और 10 हैं, पेज नंबर 4। इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, इसमें ये बताने की कोशिश की गई, जो शुरू में स्टेटमेंट दिया गया था कि किसान को एक एमएसपी मिलने के बाद मालिक किसान को बनाए रखने के पीछे एक विशेष मकसद था, जिससे कि इस पूरी चैन का जो पैसा है वो उस किसान के
दूसरे खाता जिसको कॉस्ट सेटलिंग खाता है वो भी किसान का ही है, तो किसान के 2 खाते हो गए, एक उसका अर्निंग अकाउंट हो गया और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट हो गया। तो अभी जो बीच के प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, मिडिल प्लेयर्स जो है ना वो दे आर टेकिंग मैक्सिमम एडवांटेज। चाहे आप किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, चाहे कि आप जो है ना इवन कपड़ों की बात कर लीजिए, तो फैक्ट्री वाला उसे जो है 500 रुपए में बनाता है और शोरूम वाला उसे 2500 में बेचता है। तो जिसने बनाया उसको जो है ना फैब्रिक से लेके हर चीज, डिजाइनिंग, ये वो एक्साइज, सभी कॉस्ट उसको वहन करना पड़ रही है, तब भी वो 500 में प्रोड्यूस कर पा रहा है, और बीच के प्लेयर उसमें से 2000 खा जा रहे हैं। इस मॉडल में ये बीच वाले प्लेयर्स का राशनलाइजेशन कर दिया जाएगा, और वो भी जो है, क्योंकि पूरे 144 करोड़ लोगों को कैटरिंग की व्यवस्था की गई है, लिहाजा आज की तुलना में हमारी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर फिर बाधा नहीं बनेगी, और परचेजिंग पावर को बीच में सपोर्ट करने के लिए कल्पवृक्ष अकाउंट आ गया है, और वही कल्पवृक्ष अकाउंट उसको जो है ट्रेंड कर रहा है, उसमें नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, और वो भी उसके पोटेंशियल के लिए। इसीलिए मैंने एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी जो है ना शेयर किया हुआ है। वो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो 144 करोड़ के पोटेंशियल लोगों को कैसे मिलेगा, उसको साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। लिहाजा इट इज ए हाईली विन एंड विन सिचुएशन, कोई रिस्क नहीं होगी, और किसान की तो रिस्क 200% जो है ना खत्म हो गई है, और बाकी लोगों की भी। देखिए आज व्यवसायी जो है रिस्क लेके जो है उसको खरीदता है, कहीं पे होल्ड करता है, फिर उसको जो है ना जहां वो सप्लाई करता है, कई बार उसका भुगतान जो है ना वहां पे चैंप जाता है, वो कई बार जो है वो दिवालिया भी हो जाता है। तो ज्यादा बेनिफिट पाने के लिए, ज्यादा आय के लिए, वो जो कुछ भी ठटकर्म कर रहा है, उस ठटकर्म के बाद भी उसे बहुत लाभ नहीं मिल पाता है। तो मेरा इसमें निवेदन केवल इतना ही है कि ये सब चीज जो है, एक छोटा सा निवेदन में केवल इतना ही है कि दिस इज ए बिग राशनलाइजेशन एंड इनेबलिंग, केवल किसानों की नहीं है बल्कि भारत के हर नागरिक की है, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू फूड के तहत भारत के हर नागरिक को न केवल खाद्यान्न, दूध, दही, सब्जी, फूल, फल और जीवनवर्धक औषधियों का मौलिक अधिकार होगा, और उस व्यक्ति को भी होगा जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है। उसे इन मौलिक अधिकारों के लिए उसके ही एक दूसरे अकाउंट, जिसको हम कल्पवृक्ष अकाउंट कह रहे हैं, उस वहां से पैसा आ जाएगा, और ये फ्री भी नहीं है, इट इज ए टेम्परेरी मनी इनेबलिंग है। और फिर उस व्यक्ति के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके उसके बीच के माइलस्टोन्स तय करते हुए नॉलेज को इम्पार्ट किया जाएगा, हुनर को, स्किल सेट को जो है ना इम्पार्ट किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग की जाएगी। एक गरीब बच्चा जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है, वो कल का उद्योगपति बनेगा, और इसमें भारत सरकार के खजाने का 1 पैसा नहीं लिया जाएगा। इट इज डूएबल। हमने जो एक दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर किया है कि भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, यदि उस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ेंगे तो इस चीज पे आपको काफी जो है समझने का मौका मिलेगा। और मैं जब दूसरे ओकेजन पे आऊंगा तो इनको पढ़ने के बाद जो प्रश्न बनेंगे, मैं, आप चाहें तो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद अपन सिर्फ एक लोगों के प्रश्नों को जो ना टेकअप करने के लिए हम एक सेशन रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ना हो सकता है उन्हें डॉक्यूमेंट पढ़ने का मौका नहीं मिला हो सकता है उनको उस पर डिलीवर करने का मौका नहीं मिला हो, तो वो डॉक्यूमेंट उनको सभी मौका को शेयर मिलेगा। किया गया है, डॉक्यूमेंट सभी उपस्थित साथियों को शेयर किया गया है, चैट बॉक्स लेकिन हो में सकता पड़ा है हुआ पढ़ है। नहीं पाए हो या उसको जी समझने का समय नहीं मिला हो। जी लेकिन जी मेरा जी। ये कहना ये है कि जो अभी आपका ग्रुप है वो ग्राउंड पर डुएबिलिटी के जो है ना उस सिंड्रोम में फंसा हुआ है, तो हम लिमिटेड फॉर्म में जो डुएबल है उसे भी कर लें, लेकिन हमें इसको लार्जर प्लेटफॉर्म में यदि हमें एंड टू एंड सॉल्यूशन के बतौर लाना है, तो हमें आज के राजनेताओं को या तो विवश करना पड़ेगा, नहीं तो पराजित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
ये लगभग वैसी ही स्थिति है जैसा कि महाभारत के 5 गांव थे। यदि ये राजनेता हमें ये नहीं देंगे तो इनकी पराजय सुनिश्चित है। ये नए युग का, नए निर्माण का महाभारत होगा। जी। इसमें जो एक बात निकल के आ रही है, क्योंकि हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनमें से लगभग 18 के करीब एग्रो एंटरप्रेन्योर ही हैं और उन्होंने अच्छे-अच्छे मॉडल बनाए हुए हैं स्थानीय स्तर पर। अभी हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी कुछ चीज़ों को साथ इनिशिएट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिना सरकार के इंटरवेंशन के शुरू करके और कुछ हम लोग मॉडल बना सकते हैं और फिर वो पार्ट जहाँ हमें सरकार के ऊपर नकेल कसनी है या सरकार को डिथ्रोन करना है, तो वो उसपे अलग से उसका एक रणनीति होगी और ये मेरा सुझाव है। प्रोफ़ेसर एस के शर्मा जी ने हैंड रेज़ किया है, मैं चाहूँगा कि वो अपना प्रश्न करें। प्रोफ़ेसर एस के शर्मा जी। जी जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार मैथिली शरण गुप्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। जो आप अभी कह रहे थे, मैंने सोचा उस संबंध में मैं अपनी ग्रुप की तरफ से बात कह दूं कि जो डुएबिलिटी एस्पेक्ट है वो चैलेंज साहब सिर्फ गुप्ता जी का नहीं है, हम सबका है। मिलजुल के ही करेंगे इसको, मिलजुल के ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर तावरी साहब ने भी बात कही कि कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए मिलजुल के, कहीं पे जमीन की मिल के करें, या आपने अपने ब्लॉक्स जो अभिषेक जी आपके नेतृत्व में हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं वहाँ पे करके दिखाएं और मिलजुल के विभिन्न, इनफैक्ट वी कैन सेलेक्ट सर्टेन ब्लॉक्स जहाँ पे हम लोग इसको करके दिखा भी सकते हैं। तो theoretically and from whatever practical experience sir has, he has a lot of experience in fact, तो उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उसको मिलकर करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चैलेंज हम सबका संयुक्त है, किसी एक व्यक्ति विशेष पे नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर एस के शर्मा जी। कोई अन्य साथी अपनी बात रखना चाहेगा? कोई अन्य साथी? ठीक है, हम अगले पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 5 उसमें जो बिंदु दिए गए हैं उनको मैं पढ़ता हूँ। इसमें 6 भी कवर हो जाएगा क्योंकि 6 में केवल एक ही बिंदु है। जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार किसानों को सभी चिंताओं व समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी व उनकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी। किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे। किसानों को बिना खर्च एक न्यूनतम सपोर्ट कीमत उनका खाद्यान्न खेत के बाहर निकलते ही मिल जाएगा। मतलब न्यूनतम सपोर्ट जो है उनको घर तुरंत ही मिल जाएगा और उन्हें मंडी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और उनकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी। बीज, जैविक खाद, जीवामृत, घनामृत, अमृत, मिट्टी, मजदूरी, गौशाला आदि का भुगतान कास्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा और किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से भुगतान नहीं करना होगा। किसानों का खाद्यान्न पर मालिकाना हक अंत तक बना रहेगा। खाद्यान्न की क्वालिटी चेक, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेताओं को उनके कार्य के अनुसार भुगतान कास्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा। और इसका जो अंतिम पक्ष है उसमें है उपभोक्ताओं को खाद्यान्न अधिकतम 2 से 3 एमएसपी पर मिलेगा व शेष 1 या 2 एमएसपी कास्ट सेटलिंग अकाउंट में क्रेडिट होगी। किसान को सभी सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। सभी भुगतान रियल टाइम पर कास्ट सेटलिंग अकाउंट से होंगे। ये जो है अंतिम इसका पार्ट है। मैं आग्रह करूंगा श्री मैथिली शरण गुप्त जी से इसको लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। देखिए, ये पॉइंट जो है समराइजेशन है, जो पहले कहा जा चुका है उसी को दोहराया गया है, जिससे कि इट इज कॉल्ड द मेमोरी रिकैप। शुरू से लेके अंत तक जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इसमें कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग किसान के हाथ में है। बाकी लोग जो है दे हैव बिकम द सर्विस प्रोवाइडर, और उनको सर्विस प्रोवाइडर के लिए तैयार किया जा रहा है। वो आज के सर्विस प्रोवाइडर से बहुत ही भिन्न होंगे। इवन होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर्स, इनको और पैकेजिंग,
इनको बहुत सारी इनेबलिंग होगी, इट विल बी ए डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। और इसके लिए जो लोग क्रिएट होंगे, दे विल कम फ्रॉम द फंडामेंटल राइट टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफ इंडिया। 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल रियलाइज किया जाएगा, अलाइन किया जाएगा। ऐसा भारत अद्भुत भारत होगा जहां की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विश्व में सबसे बड़ी होगी। भारत जो है विल बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और हमें अपनी छोटी सोच की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। और हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं उन पे विचार करके वी कैन रियली एक्सपेरिमेंट देम। आज के युगों में ही हम उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि चूंकि गवर्नमेंट इज प्लेइंग इन द हैंड ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट, वो आपको लेफ्ट राइट और सेंटर हर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी भी हम 1860 के गुलामों के नियम से बंधे हुए हैं, शासकीय सेवक भी गुलामों के कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं। हमें सही मायने में आजादी नहीं मिली है। वी आर जो है अभी भी गुलाम हैं। हम इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि हमारे साथ जो है हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए गए। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर इन्होंने अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। फिर विनेबिलिटी के घटिया कॉन्सेप्ट के तहत इन्होंने दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को जो है वरीयता देते हुए टिकट दिया। और जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र कर रही हैं, फ्री भी बांट रही हैं, दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, गरीबों के वोट खरीद रही हैं। और वो उस गरीब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी विप से बंधे हुए हैं। इनकी जो विद्वत्ता है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए है, देश के लिए ये पूर्णतया अनुपयोगी है। इन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा बहा के रखी है। आज का भारत का हर नागरिक त्रस्त है। सभी विभाग इंक्लूडिंग पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई को पूरा नहीं कर रहे हैं। हम तो जो है प्रारब्ध और ये और उसके नाम पर झेलते जा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जनमानस जागे। एक महापरिवर्तित भारत हमारा इंतजार कर रहा है। हमें केवल स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद रखना है कि जिस समय हम अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित कर सकेंगे तो ये देश जो है विश्व गुरु भी होगा, महान भी होगा, वसुंधरा कुटुंबम भी होगा, शांतिपूर्ण भी होगा। और भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिसका सर्वोच्च जो है चीज जो है वो भारत में पैदा होगी। और भारत जो है आज का विश्वगुरु उस तरीके का नहीं होगा जहां पे जो है एक कटुता करते हैं, जो दूसरों को डोमिनेट करते हैं, जो दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं, जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं। भारत ऐसा नहीं करेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली शरण गुप्त जी। अभी प्रश्न के लिए ये सेशन ओपन हो चुका है। सभी साथी बारी बारी से अब अपना प्रश्न कर सकते हैं, विचार रख मैं सकते एक हैं। राइडर यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आई हैव लेफ्ट विथ 8 मिनट्स, मतलब 8 मिनट के बाद मेरी अनुपलब्धता है। बेसिकली आई हैव ऑलरेडी ओवररन बाय द 22 मिनट्स और आई एम गोइंग समवेयर आउट। अभी मेरा सामान नहीं लगा है, लिहाजा मैं चाहूंगा कि जिसको भी पूछना है जल्दी पूछ ले या वो अपने प्रश्नों को लिख लें। हम अगले सेशन में भी उनका जवाब दे सकते हैं। इफ दे वांट अभी 8 वी कैन मिनट में हैव ए कई सारे सेशन प्रश्न ओनली फॉर दिए जा क्वेश्चन सकते आंसर्स। जी जी। हमारे साथी जिन्होंने प्रश्न नहीं किए हैं या कर चुके हैं और उनका कोई प्रश्न है तो वो संक्षेप पूछ सकते हैं, या कोई विचार है तो संक्षेप में रख सकते हैं। 30 सेकंड से 1 मिनट के मध्य सारे प्रश्न एक साथ दे दें और आखिरी में उसका समराइज आंसर शरण जी 2 से 3 मिनट में दे देंगे, बारी बारी से। ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी, श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी, सुभाष नालंगे जी, प्रश्न पूछिए। मुझे क्षमा मांगना होगा क्योंकि मुझे निकलना है। मैं अभिषेक जी से प्रार्थना करूंगा कि वो प्रश्न जो है पूछ लें। मैं उस प्रश्न के जवाब का वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। नमस्ते सर।
आपने जो सारे पेपर और जो आपने जो सब जो बताया है, तो एकदम सही बताया है भाई। ये सारे आपने जो बताया, इसका मैं 30 साल से इंतजार कर रहा था। मैंने प्रैक्टिकली तो बहुत काम किया है, लेकिन पेपर पे जो वर्क है वो मेरा कमजोर था, और पेपर पे वर्क हो जाएगा तो प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा। मैंने तो 30 साल प्रैक्टिकल इतना किया है कि उसकी कोई ये भी नहीं, मेरे पास हिसाब भी नहीं है। और आपने जो पेपर पे ले लिया है, और पेपर पे लेने के बाद जो वर्क होगा वो दुनिया के सारी पूरी दुनिया इसको देख सकती है। धन्यवाद। जी धन्यवाद सुभाष जी। अन्य साथी अपना विचार रखें, आपसी चर्चा भी हम कर सकते हैं अगले 15-20 मिनट, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। डॉक्टर ब्रिगेडियर श्री राजा राम जी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा उनको क्वेश्चन था, विचार। वो नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी ये विचार होंगे, क्वेश्चन नहीं होगा, सभी लोग विचार रखेंगे जी। मॉडल क्वेश्चन ब्लॉक के लिए हो, उनको आप ये राय जरूर दे दीजिए कि इनिशियली आप ये मॉडल एक ब्लॉक के लिए बनाइए, जी वो शायद फिर पूरे देश में जाने के लिए आसानी होगी। मैं जी उसके जी, आगे बिल्कुल सही बात है धन्यवाद। जी। अन्य साथी आचार्य अंतरंग योगी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही है ब्रिगेडियर साहब। एक पहले छोटा पायलट, फिर इसके बाद बड़ा। बहुत बढ़िया बात। बाला साहब टेमकर जी। अपना जो मॉडल है वो हर गांव के लिए अगर बन गया तो इससे हम्म, काफी अपने को इधर इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा हो जाएगा ये। हाँ जी बिल्कुल। हर हो अरे जी जी, आदरणीय श्री डॉक्टर कमल टवरी जी। मैं ब्रिगेडियर यादव जी के लिए एक अनुरोध करूंगा। ब्रिगेडियर साहब, अभी आप भी 70 के आसपास हो ही गए होंगे, मैं भी 78 का हो गया। अपने जीवन के कई पड़ाव में बड़े बड़े सफल होते हुए असफल होते हुए प्रयोग देख लिए। अभी वर्ल्ड बैंक का जो नया चेयरमैन है सरदार जी, उसका एक इंटरव्यू में पढ़ रहा था। वो बोल रहा है मुझे भारत में बहुत सारी संभावनाएं नजर आ रही है अगर हम कोऑपरेटिव, और उसमें अमूल का उदाहरण उसे खास दिया क्योंकि वो नेस्ले वगैरह का एमडी रह चुका है भारत में अपने। पर मेरा अभी यादव जी से अनुरोध ये है, यादव साहब थोड़ा सा अपन गंभीरता से ले ले कि जो अपने अनुभव है जीवन के, सरकारी आर्मी वाले ये वाले जोड़कर, अगर आप बड़े पैमाने पे, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 10 गौशाला के लिए वो दे दिया है, गौ अभयारण्य। हमने मीटिंग किया था अपने देहरादून में, तो वहां पर भी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर दिखा दिया कि साहब जैसा मध्य प्रदेश का वैसा हमने भी किया हुआ, लेकिन कोई लेने नहीं आता। मैंने कहा कॉपी दिखाओ। कॉपी दिखाई तो मैंने कहा ये इतना मुश्किल है कि कोई आएगा ही नहीं। तो मैं चाह रहा था कि यादव जी और अभिषेक जी, इसमें आपका रोल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने माँ बाप, नेतृत्वशाला, ऐसे कई पापड़ वेले हैं, जैन साहब के साथ भी पेड़े हैं। जैसे यादव जी का मैं भी केवल ले रहा हूँ, बाकी तो छोड़ दीजिए, गुप्ता जी वगैरह ठीक। यादव जी के साथ जो इनका अनुभव है उसको लेते हुए अगर अपन सलाहकार सेवा वाला टाइप का शुरू करें कि इसमें अपने उनको भी जोड़ लेंगे, अपने कठिरिया जी, ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ बेस्ड इंडस्ट्री, हमारा पंचगवी विद्यापीठ भी यादव जी के साथ में जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे जो ऑर्डर ऑलरेडी है, ये 10 काऊ अभयारण्य मध्य प्रदेश वाला पका पकाया है, क्योंकि उन्होंने एक को दे दिया, उसी आधार पे 10 को और दे देंगे। अब उसको मार्केटिंग ड्रिवन कन्वर्जेंस वगैरह वगैरह जो शब्द गुप्ता जी ने बोले, मेरा पॉइंट तो ज्यादा जोर इस पर रहता है कि थोड़ा हम मिलकर, जैसे प्रेमानंद जी कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन वो घास ही नहीं डाल रहे, मैं भी कर रहा हूँ। कानपुर वाले सबने जमीनें ममीनें बांट ली और वो सारे दुश्मन होंगे, गाली देना शुरू कर देंगे कि क्या समझते खुद को। तो इसलिए काम कैसे करे जिससे दूसरा दुश्मनी भी न बढ़े
और काम भी हो जाए। प्रेमानंद जी ने चित्रकूट में कुछ जमीनें वमीनें देखी है, लेकिन सरकार देगी क्या? मेरा पॉइंट केवल ये था अभी, यादव जी को खास, इस पे चाहे तो आप, मैं, अभिषेक जी अलग से बात कर ले कि अपनी जो क्षमताएं हैं, अनुभव उसको लेकर हम कैसे रोजगार का, निवेश का, एक एक बहुत बड़ा एरिया है कार्बन क्रेडिट का। अगर उसको गाय से, पेड़ से, पानी से, गरीबी से, इससे वृक्षारोपण भी बढ़ेगा, धंधा भी बढ़ेगा। तो ऐसा मुझे लगा कि यादव जी से खास अनुरोध करे, अभिषेक जी से बात करे, और उसमें जो जैन का जो मॉडल है, शाकाहार, अहिंसा, करुणा, जो एसडीजी के पॉइंट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और यादव जी चूंकि ब्रिगेडियर रहे हैं, काफी ऊंचे, पूरे दमदार पर्सनालिटी है, तो मुझे लगा शायद मिलकर कुछ अच्छे काम को गति मिल जाएगी। बाकी तो जैसा हो रहा है, अब क्या किया जाए, उसको जो है सो है। बट मुझे अभिषेक जी से अनुरोध करना था, इतना मेहनत कर रहे हैं, 20-25 लोगों को रोज जोड़ रहे हैं, 1-2 घंटा समय दे रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षण जो पर्यावरण की चुनौती, रोजगार की चुनौती वगैरह वगैरह वगैरह, कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह, तो मेरा अनुरोध है, सोच लीजिए। यादव साहब को बहुत बहुत प्रणाम, ब्रिगेडियर साहब की जय हो, धन्यवाद। हाँ भाई अभिषेक जी। बहुत बहुत कमल जी, धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। आपने जी इतना विश्वास किया। मैं आपसे मिलने के बाद में तब से वही काम कर रहा हूँ। मैंने कोई चेंज नहीं किया है, बल्कि आप प्रकृति के और के भी चले गए हैं। और मैंने कुछ टाइम के लिए पथमेड़ा गौशाला का भी बंदोबस्त किया है, 15-15 करोड़ के, उनका राशन कैसे ले जाएंगे, सब मैंने करवा दी है। पूरे देश की कोई गौशाला मेरे से बची नहीं है। लेकिन उसमें कुछ जो आप बता रहे हो, जिस जिक्र कर रहे हो, इसका अभ्यारण्य हमने क्या 10 साल पहले से ही बन गया था। 5,000 गायें भी रखी गई। इसकी पूरी प्लानिंग से साथ होगी, ऐसा हो सकता है। दूसरा एक बात यह है कि कुछ भाई हमारे ये सोचते हैं, ना खाई 10 ये बजे के सोचते बाद। हैं कि गाय का तो गोबर से भी काम हो सकता है, वो से भी हो सकता है। प्रकृति ने उसको दूध के लिए भी बनाया है, उसको काम करने के लिए बनाया है। हमने प्रकृति के अनुसार उस गाय का सारा प्रयोग करना है। और इसमें मैं सब लोगों को एक मोटी सी बात बता देता हूँ कि गाय का दूध न्यूट्रिशन के लिए बना है, गाय का गोबर धरती के लिए बना है, और गाय का मूत्र भी कीड़े कूड़े रक्षा के लिए, धरती के लिए बना है। इसमें जो आप लकड़ी बनाने का और जो थोड़ा बहुत पंचगव्य बनाना, कोई नुकसान नहीं, वो इन्हीं के लिए है। पंचगव्य थोड़ी दवाई के लिए है और इम्यूनिटी के लिए है, और इसका जमीन के लिए भी, पौधों के लिए भी है। लेकिन उसका ये जो बाकी काम है, प्राइमरी रोल ये है। सेकंड नंबर पे आप लकड़ी बनाओ, कुछ बनाओ। हमारे गांव में सौदा संस्कार के लिए गाय के गोबर से बने हुए कंडे जलते थे। वो कंडे और लकड़ी के साथ मिलके वो सबसे अच्छा संस्कार था, सबसे चीप था, सारे घरों में काम करते थे और मुफ्त में मिलते थे। ये लकड़ी बनाने का, जलाने में भी अच्छी चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, गोबर को धरती के लिए निकाल के आप उसको जला रहे हो। जलाने से पता है आपको ऑक्सीजन भी लगती है, और वो खाद, धरती का खाद आप उधर दे रहे हो। आपने ये जो बेसिक प्रकृति जो चाहती है उस तरह बढ़ोगे तो ये आप सोच रहे हो ये 100% जाएगा। पर हमने जो भी ग्रुप, आप अभिषेक जी बना रहे हैं 15-20 का, हमारे अंदर ही आपस में बहुत मतभेद है, हो सकते हैं। आप एक प्रिंसिपल पे चलिए कि हमने गाय का संवर्धन, गाय को इस तरह रखना है, और हमें आगे प्राकृतिक खेती को इस तरह रखना है। ये जनरल प्रिंसिपल आप एक किसी और बैठक में बैठ के सारे मिलके बनाइए, सब एक हो जाइए। ये बात आपकी 100% सच है। आपने मेरी इतने सालों बाद भी ये जानकारी रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। प्रकृति के अनुसार ही जो भी काम होगा, प्रकृति के नेचर के अनुसार, और जो प्रकृति के अनुसार है, प्रकृति के नियम के अनुसार है, वैसा ही काम होगा। वही प्रयास है ब्रिगेडियर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर संजय मैं सर। जरा सा कुछ बोलना चाहूंगा।
हाँ, जी मैं ये कह रहा था, मध्य प्रदेश में हूँ, जो ये गौ अभयारण्य का जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, उसकी जी प्रतिलिपि साथी के माध्यम से, भाई कमलानंद जी के माध्यम से या किसी भी साथी के माध्यम से मिले। और कल परसों बात भी हो रही थी भाई प्रेमानंद जी के माध्यम से, और जो बाल योगी जी आए थे मैं मैं भेज आपके दूंगा पास, आपके पास उसका एग्रीमेंट, तो पूरा एग्रीमेंट भेज दूंगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी एग्रीमेंट है वहाँ और का इस पे सलारिया बैठक में जो घोटाला का। आदरणीय कमलानंद भाई ने कही है, उस बैठक में मैं भी रहता हूँ, चूंकि हम मौके पर उपस्थित हैं, चूंकि ये बुंदेलखंड का भी हिस्सा है, जहाँ प्रेमानंद जी और बाल योगी जी काफी इंटरेस्टेड थे। 2 दिन की बातचीत जो हुई है, और दूसरे साथी भी थे। और एमपी में अपने गुप्ता जी, मैथिली शरण गुप्ता जी का भी है, और अपने भाई कमलानंद जी ने भी आग्रह किया है कि वहाँ पे कुछ कार्य किया जाए। तो यहाँ पे उपस्थित हूँ फील्ड में, जैसे मिलजुल के टीम के हिसाब से, टीम के हिस्से के रूप में इस उपस्थिति को कार्य में लगाना है, तो उसको किया जाएगा। तो एक मिल के जो भी 2 4 5 6 साथी इस साथ इस बारे में आगे बातचीत करना चाह रहे हो, तो अभिषेक जी से निवेदन रहेगा कि इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, या मुझे हिदायत देंगे तो मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा। और नहीं बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं, आप करिए। हाँ, नहीं नहीं, स्वतंत्र मतलब आप सबके साथ मिलके स्वतंत्रता ज्यादा अच्छी लगती है। सभी सभी के साथ। जी जी जी, धन्यवाद। अभिषेक जी, प्रेमानंद जी। अभिषेक जी, जी जी हाँ अभिषेक जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चर्चा अभी हुई है, यादव जी ने भी बोला, ब्रिगेडियर साहब ने, हमारे मैथिली शरण गुप्ता जी ने भी बोला, और हमारे अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना आपस में ही मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंटरनेशनल बनी हुई है उसको शामिल करके हम लोग सब लोग मिल करके ही काम क्यों ना शुरू कर दें। जो कर रहे हैं अपना अलग अलग करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी जिसका प्रोजेक्ट चल रहा हो चलाते रखिए, लेकिन एक हम्म, नेशनल लेवल पे कार्यक्रम करने की जरूरत है। उसके लिए हमारी जो स्वराज्य वाली अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फेडरेशन है, उसको तत्काल में बना करके उसको तुरंत प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए और पूरे देश में घूम घूम कर काम किया जाए। मेरा तो ये सुझाव है। और इसके लिए कमल टावरी जी हैं, हमारे ब्रिगेडियर साहब जी हैं, अपने 5 7 10 11 12 20 लोग जो भी अपने प्रबुद्ध लोग इसमें आते हैं, उनको सबको तत्काल जोड़ करके और इस कार्रवाई को अभिषेक जी आप आगे बढ़ा दीजिए। लोकल में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम बनाएंगे या जो भी करेंगे वो आगे की बात है, लेकिन जो हमको बना बनाया सामान परोसने के लिए दिया जा रहा है उसको क्यों ना करके हम शुरू करें, बहुत जल्दी इसका कार्य करें। और उधर हमारे मैथिली शरण जी भी हैं, ब्रिगेडियर साहब भी हैं, और भी हमारे जितने प्रबुद्ध लोग इसमें मीटिंग में रोज शामिल हो रहे हैं, उन सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का अपना जो आपस में स्वराज्य से जो भी अपना टाई अप हो जाए उसको करके पूरे देश में हर स्तर पे जो आदमी जहां जहां काम अपने कर रहे हैं उसको बढ़ाया जाए और तेजी से कार्रवाई शुरू करी जाए। आप सभी लोगों के विचार से अगर हमारा विचार मिलता हो तो इस पर कार्रवाई अभिषेक जी आप अपनी कार्य चालू कर दें, बहुत जरूरी है, यही मेरे को अभी तक समझ में आया है। जय हिंद। धन्यवाद प्रेमानंद जी। मैं उनसे मिला था स्वराज वालों से, और उन्होंने हमें कुछ भी रिटर्न में अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है और जो उस समय चर्चा हुई थी, उसमें भी बहुत सारी चीजों पर स्पष्टता नहीं है। आनंद सिंह जी से हम लोग कल चर्चा करके वो स्पष्टता लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ, क्योंकि ये एक विषय कई विषयों से जुड़ा हुआ है, तो इस विषय पे जो है वो सारे पहलुओं को सोचकर ही काम शुरू किया जाए। जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ियां हो जाती हैं। थोड़ा सा हम लोग कुछ विशेषज्ञों की भी उसमें राय लेना चाहेंगे कि ये मॉडल से हम काम शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो वो चर्चा कर लेंगे और अन्य साथियों को भी जोड़ा जाएगा उसमें। ये मेरा 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 सोच है, और इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। जी। और जो साथी उसमें जुड़ना चाहेंगे उसको उनका स्वागत है, लेकिन पहले उसकी जो लीगलिटी और जो उसके प्रॉफिट एंड लॉसेज और जो उसका स्वाट है, उस पे हम थोड़ा सा समय और लगेगा। देखना पड़ेगा कि कैसे हम जिनके साथ जुड़ा रहे हैं उनके साथ क्या हमको मिलेगा और क्या नुकसान हो सकता है या क्या खतरे। तो मैं अन्य साथियों से भी कहूंगा कि अपने विचार रखें।
किसानों की आमदनी 5 गुना करने का मैथिली शरण गुप्त जी ने एक खूबसूरत मॉडल बनाया हुआ है। प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ अभी जानता नहीं हूँ, मेरी थोड़ी उसमें वो कम है। हमारे बीच में अन्य साथी हैं दिनेश जी, जीवेश पांडे जी, किशोर ठाकरे जी, राकेश कुमार पांडे जी, सचिन पाटिल जी, संतोष यादव जी, अभिषेक श्री जी, जी, श्री जी। हाँ, 1-2 मिनट में अपने अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी सबसे पहले तो आप और सभी साथी जी काफी अनुभवी हैं। जी जी हम में से आपस में भी एक दूसरे का इवेल्युएशन करना कि जी कौन व्यक्ति कितना ठोस जमीन पे काम कर सकता है और कौन थ्योरेटिकल हवा में बात करता है, जी तो हमें उसके लिए इक्विटेबल समय निकालना है। जी अगर हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि सिर्फ ये आके कह रहा है कि मेरे पास बहुत अच्छा मॉडल है, जब भी आएगा तो अपनी बात सुनाएगा और दूसरे की बात सुनने के लिए एक दिन भी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। नहीं, सोचने की बात है। जी तो एक असेसमेंट कि कौन व्यक्ति वास्तव में ग्राउंड पे काम कर सकता है और कर रहा है, उसका हम कहाँ कहाँ सदुपयोग कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा समय हमको निकालना है। और जो जी एयर में है उसको थोड़ी देर के लिए हम ना नहीं करेंगे, उसका भी समावेश जरूरी है। जब हम 144 करोड़ की बात करें तो हमको सबको साथ लेके चलना है, जी जी लेकिन अचानक ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और मेरे पास कोई भी छोटा मॉडल नहीं है कि 1 बीघे खेत में मैं खेती कर सकता हूँ। किसान के बारे में वही बात कर सकता है जो कम से कम 1 बीघा खेती करने का उसको अनुभव हो। जी इसी तरह से गाय के बारे में, गौशाला के बारे में जो व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है वो बात कर सकता है। जो व्यक्ति जुड़ा ही नहीं हुआ है वो तो वेद, स्क्रिप्चर्स वो सारा कोट कर देगा, हमें विश्व गुरु भी पेपर में बना देगा। लेकिन ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे सबसे जरूरी है कि कोई भी काम करने के लिए हमें सहयोगी चाहिए, साथी चाहिए। जी अगर इतने सालों के बाद, बहुत ही हायर पोस्ट पर रहने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ कि 10 आदमी नहीं है जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। जी तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा कि समय जरूर लिया जाए, दिया जाए, लेकिन एक हमारे अंदर परख शक्ति हो कि किससे कौन सा कोलेबोरेशन करना है। एंड सेकेंड ये रिक्वेस्ट है कि अभी हाई टाइम है, 15 दिन लिया जाए, 1 महीना लिया जाए, कि छोटे जी छोटे प्रेमानंद महाराज हैं, डॉक्टर राजा, आई मीन डॉक्टर साहब हैं, राजा राम यादव जी, डॉक्टर सुभाष जी हैं, जो ठोस अलग अलग काम कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव पे काम करने वाला लोग फार्मर्स के साथ मिलकर एक अदर सर्किल बन जाए, गौशाला वाला अलग सर्किल बन जाए, लीडरशिप का अलग सर्किल बन जाए, और सबका आपस में इंटरलिंकिंग भी हो जाए। तो ये धीरे धीरे भी डिजाइन करना है 1 महीने के अंदर में, सबसे राय लेके। थैंक यू। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी। ये कल 5 तारीख है और 5 तारीख को हम एक पेपर सभी को शेयर करेंगे और उसमें वो डिटेल होंगी, क्योंकि हमारे लगभग सभी जगह से हमें सूचनाएं और उनका एक इनिशियल जो रोड मैप है वो मिल चुका है। कुछ जगह काम चालू है, कुछ जगह जो है वो शुरू किया जाना है। 100 लगभग पूरे हो रहे हैं, 100 ब्लॉक। तो वो कल हम रिलीज कर रहे हैं और उस उन ब्लॉकों में फोकस करते हुए, और अन्य दूसरी जगह पर भी कुछ अन्य संगठन हैं जो साथ में आने को तैयार हैं और जो ब्लॉक एडॉप्शन मॉडल में साथ में मिलकर जो कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ अच्छे मॉडल बनाने के लिए उत्सुक हैं। तो ऐसे कई सारे संगठनों से बात हुई है जो कि बड़े संगठन हैं, जिनके पीछे हजारों लोग, दसियों हजार लोग जुड़ा हुआ है। तो जल्द ही हम लोग उन सभी से लाइक माइंडेड और एक जैसे सोच रखने वाले साथियों के साथ मिलके ये 100 की संख्या 200 कर लेंगे और संख्या बढ़ाएंगे ही नहीं, काम जो है उसको भी शुरू करेंगे। सभी का एक लिमिटेशन होती है, या सभी की एक वो होती है, एक सीमा होती है। तो उस सीमा में रहते ही कोई व्यक्ति काम कर सकता है।
कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति गौशाला पे काम करे या खेती पे काम करे। अभिषेक जी, अभी मैं बंद करूंगा, बस एक पॉइंट बोल के आपकी इजाजत हो। जी, ये जो श्री ने जो अभी पॉइंट रखा ना बहुत कि बढ़िया। आई तो पहले, मेरे ख्याल से बहुत मैच्योरिटी का पॉइंट, इतने बड़े बड़े काम लोगों ने किए, पदों पर रहे। अब जरा पहले तो यही देखे कि कौन कौन से तीर मारे और असफल हो गए। तो बहरहाल मैं अभी निकल रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा आपका ये जो प्रयास है। इसमें अगर गलतियों से सीखकर एक्शन वाली शुभला वाली बात करे, और भाई साहब श्री श्री के साथ में अपन अलग से एक बार बात करना चाहेंगे, अभिषेक जी, आप और मैं, अगर जी, संभव हो, कि इनके जी, मुझे ग्राम में सागर लगा। और ये जी, जी, नहीं हूं अभी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो अपवाद है उनके साथ मिलकर अपन क्लैरिटी, ब्रेविटी और इफिशिएंट स्पीड, क्योंकि गति आना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो जरा जी। गति नहीं आ रही। तो ठीक है, आपने अपने सर से कर ही रहे, लेकिन श्री श्री की बात में मुझे दम लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको हमारे चलाइए। बीच में कुछ और ऐसे ही साथी जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर मिश्र जी जुड़े हुए हैं, तुलसीदास जी जुड़े हुए हैं, संतोष यादव जी मैं जुड़े हुए कुछ हैं। ऐसे, बोलना चाहता हूँ। जी, 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 दिनेश जी जुड़े हुए हैं। जी, बोलिए। ये सभी लोग अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये बता रहा था सर को। जी, जी, दिनेश जी। जो विषय आया था हम्म। कि जो भी एक्सपर्टीज है वो जी, अपना काम करके और फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे, है जी, ना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब अपने आप में एक्सपर्टीज है, जी, और प्रत्येक पे अपनी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारियां हैं, प्रत्येक की अपनी व्यक्तिगत एक सोच है, ठीक है। जी, बट अपन जो अभी है ना, अपना सब काम करके अतिरिक्त समय में इतना समय दे, जैसे मैं जी, भी मीटिंग में जुड़ा हूँ और आप सब लोग भी जुड़े हुए हैं, तो बस इसी की आवश्यकता है समाज परिवर्तन के लिए, कि अपनी जो एक्सपर्टीज है जी, और अपने जो व्यक्तिगत दायित्व है वो तो हम निर्वहन कर रहे हैं। फिर अपना जो व्यक्तिगत एक खुद का एक विषय रहता है, वो जी, सभी ने अपने स्तर पे प्रस्तुत किया। किसी ने किसानों के हित की बात की, किसी ने गौशाला हित की बात की, किसी ने जो अतिरिक्त, कल की मीटिंग में मैंने अटेंड की थी, तो जो अतिरिक्त जी, जानवर घूम रहे हैं उनके लिए एक अपने मेड़ पे वो लगा दे या घास लगा दे, कि भाई जिनके लिए कोई साधन नहीं है जानवरों के लिए, तो वो घास को खा ले और अपना जीवन यापन कर ले। तो हम भी अपने दायित्व को निभा रहे हैं, उसके लिए अपना अधिकतम समय तो देते ही हैं। पहला तो जी, अपने परिवार के लिए, दूसरा अपने आसपास का जो माहौल है उसमें जो भी हमको अच्छा बुरा लगता है, पर अपना सहयोग हर किसी का रहता है। ये एक जी, अपना भारतीयता की सोच है कि भाई को तकलीफ दे दो पर पड़ोसी को मत दो। रात बेरात वो काम में हम्म, आएगा, एक बार भाई छूट जाएगा। तो हम जो अपना अतिरिक्त समय है वो एक ये जो जागृति इस माध्यम से आ रही है। और आज जो विषय आए तो जी, मेरे तो मतलब एक दिमाग के ढक्कन खोल दिए। तो अपना जो अतिरिक्त समय आप जैसा भी इसका उपयोग कर रहे हैं, मैं आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके अनुभवों का मुझे लाभ मिला। और हम अगर उस दिशा में जितने लोग अभी जुड़े हैं और इस संख्या को और बढ़ाते जाए, और जितना भी अपने पास अपने दायित्व को निभाने के बाद जो समय है वो इस दिशा में हम अगर लगाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मुझे आभास हुआ बस ये 2 दिनों में। अ, बस इतना कह के मैं विराम दूंगा शब्दों को। पर बहुत अपना जो बहुत बहुत अतिरिक्त समय धन्यवाद है इस दिशा में अपन लगाए तो बहुत जी, बड़ा परिवर्तन आना है, ये तय है। हाँ बहुत भाई, बहुत अपना नाम धन्यवाद सर। हम्म। चैट में सभी लोग डाल रहे हैं, और दिनेश भाई भी डाल दें अपना नंबर प्लीज, थैंक यू। नाम और नंबर दिनेश जी अपना डाल दीजिए, ताकि हम लोग आपको ग्रुप से भी ऐड करें, क्योंकि शायद ग्रुप में नहीं ऐड है। और विचार जो है, सभी नए साथी जो जुड़े हुए हैं, बाला साहब, टेमकर साहब, आ, दिनेश जी, और किशोर ठाकरे जी, आ, हमारे आ, अन्य साथी कृष्णा सिंधे जी, आ,
तुलसीदास जी तो रेगुलर अटेंड करते हैं, तो सभी लोग अपना नंबर दे दें ताकि हम लोग एक सूचना का जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है उसमें हम आपको जोड़ लें और आपको सूचनाएं और डॉक्यूमेंट और ट्रेनिंग और इन सब चीजों से जोड़ा जा सके। किशोर सचिन जी पाटिल जी ठाकरे, हमारे साथ किशोर जुड़े हुए जी हैं। ठाकरे, जी 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 किशोर जी श्री जी, ठाकरे अकोला, डॉक्टर सुभाष ठाकरे नलंगे किशोर जी। जी ठाकरे। जी 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 जी, सचिन पाटिल आपकी जी। आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। श्री जी, हेलो, हाँ बोलिए। सचिन पाटिल जुड़े हुए हैं, जी, जरा अपना परिचय दे दें सचिन पाटिल जी। सचिन पाटिल हमारे पुराने साथी हैं। सचिन पाटिल जी आए और थोड़ा सा सभी को परिचय दें और अपना विचार रखें और आगे का किस प्रोजेक्ट में क्या कैसे जुड़ के काम करना है उस पर भी बताएं। सचिन पाटिल जी। सचिन पाटिल जी। तो हम ही लोग बता दें इनके बारे में, सचिन जी के बारे में, जब तक ये जुड़ रहे हैं। हाँ, सचिन जी आ जाओ। सचिन जी सबको जोड़ने का काम करते हैं और कुछ गुरुओं के साथ में भी हैं, हर प्रकार के गुरु जी। आपके साथ हैं और काफी जोड़ा है। इनफैक्ट अभिषेक को मेरे साथ जोड़ने में भी सचिन की एक भूमिका रही है। सचिन भाई आइए। और पुराने प्लेयर हैं, सामाजिक आंदोलनों में बड़े सचिन जी सुन नहीं पा रहे हैं लगता है। दिलीप अग्निहोत्री जी साहब अब कई सारी मीटिंगों से जुड़े हुए हैं और काफी वरिष्ठ हैं। थोड़ा सा बताएं सभी को। और ये जो विषय है किसानों की आय कैसे बढ़ाएं, इस पर कुछ सुझाव या कुछ प्रश्न है तो वो भी आप रख दें ताकि जो है संबंधित साथी हैं वो जान सकें और उन पर कुछ चर्चा हो सके तो हो सके। दिलीप अग्निहोत्री जी, आप अनम्यूट हैं। हेलो। जी हम्म। दिलीप जी। ये किशोर आप ठाकुर जी। जो इस समय पर जो वर्चुअल बैठक चल रही है, सचिन पाटिल जी अभी थोड़ा बाहर गए हुए हैं। जी किशोर जी, हेलो किशोर ठाकरे जी, किशोर ठाकरे जी, दिलीप अग्निहोत्री जी, आखिरी के कुछ 8-10 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास। कोई भी साथी श्री कृष्ण शिंदे, श्री कृष्ण शिंदे। अभिषेक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी सचिन पाटिल जी बोलिए। अभिषेक जी, मैं हाँ सचिन पाटिल जी बोलिए बाहर गए प्रेमानंद हुए जी, हैं। बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे हाँ को बोलिए। कहिए पानीपत प्रेम। में। हेलो भाई, बाकी लोग हाँ माइक अपना जी, बंद कर दें जिनको नहीं हाँ बोलना है। बोलिए, कैसे हैं जी सब जी लोग? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये हाँ मानिकपुर में मेरे को एग्री। अरे एक हाँ हाँ सचिन हेलो। पाटिल जी कुछ बोलना है क्या? हाँ बोल रहा हूँ, बात करें एक दो हाँ बोल। मिनट। ये आज का विषय कृषि के संदर्भ में था। मोदी जी ने सरकार में एक योजना शुरू की, कमिटी गठित थी हाउ टू किसानों का इसके संदर्भ में। तो का जो चेयरमैन उस समय का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया था। सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर उसके सदस्य थे, लेकिन इन लोगों ने 2 ही मीटिंग किया है उसका। उसके बाद जी उस कमेटी का क्या हुआ कुछ उसके बारे में किसी ने को पूछा भी नहीं और कोई अपडेट भी। एक अमेरिकन सेंटर का यहाँ दिल्ली जनपद में ऑफिस है शायद, तो वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ। जी प्लानिंग कमीशन के मेंबर आए थे क्षेत्र करके, तो जी जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कमेटी बनाया है। मतलब देश
कौन से रास्ते से ये समझ में नहीं आ रहा है। जब हम होल्ड नहीं रखना नहीं शुरू करेंगे ये सही चलेगा, क्योंकि विपक्ष भी ईडीसी डर परेशान। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सचिन जी। गवर्नमेंट में बैठने वाले लोगों के। हाँ जी, अन्य हेलो साथी हेलो। कृष्णा कृष्णा सिंधे जी। हाँ सर, जी अभी ये गवर्नमेंट का जो कृषि का वो संकल्प जारी था, जी इसमें मैं कैबिनेट मिनिस्टर जो कोकाटे साहब है उनके साथ संभाजी नगर में मेरी मीटिंग थी। जी उनको मैंने बोला कि एक जो एनआरसी का जो सेंटर है इंदौर में, सोयाबीन रिसर्च सेंटर का, तो जी उन्होंने कोरोना के पीरियड में प्रोटीन की बहुत अच्छी वैरायटी लाई है। इसको 6 साल हो गए। तो कृषि मंत्री का मुझे स्टेटमेंट था कि व्हाट यू आर टॉकिंग टू मी, इट इज आउट ऑफ माय हेड। तो उनको एक ऐसा कृषि मंत्री बनाया है उनको कि इनको लिपोप्रोक्सिन 2 और ये जो इनहिबिटर रहता है उसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स रहते हैं, ये इन्होंने कोई मिनिस्टर से भी नहीं पूछा। और जी ये बोले मुझे मेरी दिमाग के बाहर का क्वेश्चन है, तुम मुझे मिनिस्ट्री में आके मिल जा। अगर ऐसे मिनिस्ट्री में अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो आपका ये 5-fold गुना का अपना एमएसपी मिलने का सपना कैसा पूरा हो जाएगा सर? सही नहीं आपका नहीं, ये प्रश्न मेरा है। नहीं हो, मैंने डॉक्टर नलांगे साहब को मैंने भेज दिया है सर। जी वो खुलेआम पब्लिक में बोलता है, पूरे प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, प्रैक्टिकल फार्मर्स है, किसी का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स है, उसके सामने बोला व्हाट यू हैव टॉक्ड, आई डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम यू। यू कैन यू कैन कम एट मिनिस्ट्री, आई विल वेलकम यू, बट आई डिडंट गेट सच आंसर्स। तो सर अगर ऐसे लोग ऐसे पोजीशन पे बैठे हैं, अगर ये एडवोकेट पोजीशन पे बैठा है तो क्या करेंगे सर? मैं एक 2 मिनट में मेरा ये क्वेश्चन रख देता हूँ। मैंने एक मॉडल ऐसा बनाया है सर, जी वर्टिकल फार्मिंग का लेयर बना है। मैं बर्ड चिप से सैपलिंग बनाता हूँ, और जो फरो होता है उसके एक फरो में मैं गार्लिक लगाता हूँ, और दूसरी साइड को मैं ओनियन के सैपलिंग लगाता हूँ, और रेज्ड बेड पे मैं वीट लेता हूँ। और मेरा वीट का 16 क्विंटल का रिकॉर्ड है। 16 क्विंटल मेरा 16 क्विंटल मेरा गार्लिक भी होता है, और 5 क्विंटल ओनियन भी होता है सर। और ये जो उसका रेमनेंट रहता है, रेसिडुअल रहता है, वो मैं पूरा गन्ने को डालता हूँ। पूरा ऑर्गेनिक खेती का मेरा मॉडल बना है मैंने, और मैं 1 एकड़ में 2 लाख ऑर्गेनिक पे निकालता हूँ सर। ये गवर्नमेंट प्रूवन टेक्नोलॉजी है। बहुत बढ़िया कृष्णा जी। मैं शायद हमारे साथी भी आपको ज्यादा सुनना चाहेंगे और पूरा 1 घंटा हम आपको देना चाहेंगे। कल आप इस विषय पे बात रखेंगे, पूरा आपका जो मुझे अनुभव एक है, जो सब्जेक्ट काम दीजिए, है। उसके ऊपर मोल देता हूँ। और मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे 2025 का इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। जो इंटरनेशनल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, CGIAR, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने पूरे मुझे अप्रिशिएट किया है। मुझे फाउंडेशन डे पे बुलाते हैं, और हर ये जो इक्रिशाट है, इकार्डा है, कम पानी पे काम करने वाली संस्था है, इन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया है, मुझे अवार्ड दिया है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये एक जो चीज जरा आपकी एक चीज जरा सफलता एक की ये जो मतलब हेलो वो है, हेलो आप कृष्णा बताइए। जी, जी जी, जरा आदरणीय आपने कटावड़े जी। जी अभिषेक जी, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये कृष्णा जी जैसे कोई लोगों को जो मंच दे रहे हैं ना, तो मेरा अनुरोध होगा कृष्णा जी, आपके जो भी पहचान वाले लोग हैं, सचिन पाटिल जी है, हमारे जो जलगांव वाले भाई साहब है, आप जरा एक एक्शन प्लान बनाइए, क्योंकि आपने कर दिया, और अब हमको आशा है केवल उन्हीं से जिन्होंने कर दिया। ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये भाषण से नहीं होगा, जो कर दिया। तो मेरा कृष्णा जी से सादर अनुरोध है कि आप सर अगर कल आप गूगल कल पे जाइए, आप एक गूगल पे मिनट जाइए, 1.5 ग्राम का मेरा 50 क्विंटल का रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। कृष्णा जी, अब ये बताओ, आपका बहुत अच्छा है, एक आधा ब्लॉक आप लेकर अपना कृष्णा मॉडल से समृद्धि ऐसा दिखा सकते हैं, एक आधा ब्लॉक या एक आधा गांव कि पूरा का पूरा कृष्णा मॉडल से समृद्धि हो गया, कैसा रहेगा अभिषेक जी? बिल्कुल।
कृष्णा जी, हम लोग सब आपके साथ मिलके काम करेंगे। बिल्कुल सर, मुझे बहुत खुशी है मुझे। जी। आप कहाँ पर है कृष्णा जी का, कहाँ पर मूल स्थान किधर है? मेरा मराठवाड़ा में लातूर है। लातूर इज वेल नोन फॉर अर्थक्वेक एट ऐसा 1993 एंड कृष्णा जी, अरे भैया 216। आपको कृष्णा ये जी लातूर आपको का अंग्रेजी पैटर्न मेरे रहता है बहुत सर। बढ़िया आती है। अरे भैया हमारे साथ थोड़ा हिंदी में ही बात कर लो गुरु जी। कृष्णा जी ऐसा है, लातूर और मराठवाड़ा आत्महत्या का क्षेत्र है, पानी की कमी है, गाय बैल खत्म हो गए, पेड़ नहीं है। आप अगर मराठवाड़ा जिला के 5, 7, 10 ब्लॉक लेके अभिषेक जी के साथ कोऑपरेटिव को लेकर समृद्धि का मॉडल की बात करें, आप ही के इसमें तो आपका नाम ऑलरेडी है, देश में विदेश में कृष्णा जी का बहुत नाम है, मान गए, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। लेकिन अभी क्या है, एक आधा ब्लॉक या एक आधा जिला औरंगाबाद, लातूर इसके आसपास में जो है, क्या एक आधा जिला अभिषेक जी के साथ, यादव जी के साथ, हमारे और लोगों के साथ मिलकर आदर्श करके दिखा सकते हैं? ये बोलिए, और हिंदी में बोले जरा, अंग्रेजी अपने को कम आती है। एग्री विथ यू। फिर अंग्रेजी, अरे भैया थोड़ा मराठी में बात करो, कृष्णा थोड़ा हिंदी में बात करो। मराठीतून बोल, कृष्णा मराठीतून बोल, सरांना हा, मी कळतं सहमत आणि आहे. शॉर्ट आपण जे मध्ये काही बोल. सांगताय त्याच्याशी मी सहमत आहे. हो, शॉर्ट मध्ये हाँ, ये बोल. हर बार अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी नहीं तो मारा इस देश को, और आप फिर अंग्रेजी बोल रहे कृष्णा जी। तो मराठवाड़ा का एरिया कैसा रहेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल एक रोल मॉडल बनाएंगे मराठवाड़ा में। जी। तो ये कल आप बताइए कितने ब्लॉक में कैसे करेंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से, और उसमें नंगाले साहब को भी लीजिए, वो हमारे लीडर है, अभी वहां होकर आए हैं। आप कल 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं, और फिर सवाल जवाब लेके कौन कौन से ब्लॉक लेंगे, और उसको कोऑपरेटिव माध्यम से करना है। और सरकार के, अब आपको जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मंत्री ने बोला कि तुम क्या बोल रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी मेरा अंग्रेजी में वीडियो बोला, है आप भी सर के अंग्रेजी में पास, बोले हैं? डॉक्टर मलांगे सर के पास मैंने वीडियो भेजा है वो। अभी आप मलांगे साहब हमारे लीडर हैं, मलांगे साहब, आप हमको औरंगाबाद एरिया में, लातूर एरिया में 10, 15, 20 ब्लॉक में गाय सर गोबर इनको पेड़ 5 ब्लॉक मैंने ऑलरेडी दिए हैं, नांदेड़, धाराशिव, लातूर, सोलापुर और सांगली, ये 5 ब्लॉक में ये काम कर रहे हैं अच्छा, और अभी इनका पहला भी काम अच्छा है और आगे भी काम करेंगे। तो कल आप दोनों एक एक्शन ऐसा लेंगे संयुक्त कल, प्लान एक्शन। प्रेजेंट, हाँ एक्शन, और उसमें कोऑपरेटिव के माध्यम से जैसे कैसे मैंने 4 समृद्धि आएगी। कोऑपरेटिव खोल दी, नगर, जलगांव, नागपुर और अमरावती, 4 कोऑपरेटिव हो गए मेरे 8 दिन में। नहीं, अभी अपन बात कर रहे कृष्णा जी की, कृष्णा जी, तो कृष्णा जी का औरंगाबाद में है, लातूर में है, तो अपन उस जिले को क्यों ना फोकस करें अभी समृद्धि वाला, ये मुझे बताइए। हेलो जी। हाँ सर। कृष्णा जी, मेरा सवाल समझ में आया? यस सर, यस यस। फिर मुझे लगा अंग्रेजी, अरे कृष्णा जी को थोड़ा जमीन पे लाना जरूरी है, ये अंग्रेजी में बहुत उड़ते हैं। नहीं वैसा नहीं सर, मराठी तो मेरा प्योर है सर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। थोड़ा हिंदी में हो जाए ना गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हिंदी में ही बात करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं अभी स्विट्जरलैंड से बोल रहा हूँ, और ओके नीलंगी ओके। जो भाई साहब को सबको मालूम है, लेकिन आपका अंग्रेजी सुन के मुझे लगा कि थोड़ा हिंदी में अगर काम हो जाए और औरंगाबाद के एरिया में ही हो जाए तो मजा आ जाए, ये मेरा पॉइंट। अभिषेक जी से आप बात कर लीजिए, पैसे की कमी नहीं, ठीक है ना? चलिए, शुभकामनाएं, धन्यवाद धन्यवाद, जय हो, मजा आ गया। धन्यवाद। कृष्णा वाह, वाह, वाह। all of you sir from farming community of Shinde SS from Latur। बहुत बढ़िया। कृष्णा जी, आप अपना नंबर नाम के साथ चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और कल जो है, कल 8:15 बजे से और 9:30 मतलब 8:45 बजे तक आधा घंटे आप सारी चीज़ें बताइए जो आपने अभी तक की हैं, और जिनकी वजह से आपको जो अनुभव मिले हैं, जिनकी वजह से सफलता मिली है, जिनकी वजह से आपको पहचान मिली है। मैं पूरा 1 मिनट हिंदी में में, इसका मैं हिंदी इसेंस में। बोलूंगा सर। सर ये जो आज के मीटिंग का इसेंस बोलूंगा मैं सस्टेनेबल
इसके लिए मुझे WWF स्विट्जरलैंड का ही मुझे अवार्ड मिला है सर। जी हाँ हाँ, कल अरे कृष्णा जी सारा आपको कुछ अवार्ड बहुत कल मिल गए गुरु। अब तो जरा गांव की बात हो जाए ना हिंदी में। अब आप जरा ब्लॉक का है जिले का करके दिखाओ। अवार्ड तो बहुत हो गया, जी वो बार बार बतलाने की जरूरत नहीं है। अब कल अवार्ड जो को है चाहे कृष्णा जी, क्या जमीन पे करके दिखाओ। जय हो बिल्कुल जय सर, हो जय हो। जय हो कल सर, थैंक यू। कल कृष्णा जी उस रोड मैप पे हम लोग बात करेंगे, और जो भी आपके अचीवमेंट हैं और जो भी आपने उपलब्धता पाई है उसके लिए सभी को वो करेंगे। कल का सत्र सिर्फ आपके लिए है, आप ठीक है सर, बोलेंगे और थैंक यू। हम सब सुनेंगे। ठीक है सर, श्रीकृष्ण थैंक यू। शिंदे, लातूर, जी भारतीय कृषक समाज, प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र। जी जी जी, अरे लातूर नालंगे जी डिस्ट्रिक्ट। आप तो पितामह हैं। पितामह, पितामह का मतलब होता है जो सबके, जिसके जो उसके छत्र छाया में सब रहते हैं। तो नहीं, आप आपने महाराष्ट्र को बदला है और पूरे देश को बदलेंगे। जी, ऐसी आशा है। धन्यवाद। हम लोग मिल के साथ में धन्यवाद। काम कर रहे हैं, इसको बहुत जल्दी ही चीजें, रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे और चीजें बेहतर होंगी बिना किसी धन्यवाद। सरकारी सहयोग के। अन्य साथी जो अपनी बात रखना चाहें 1-2 मिनट में रख सकते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। जय बाकी हो सब जय हो म्यूट कर लें। जय हेलो। हो स्वामी कमलानंद की जय हो। सबकी जय हो। कार्यक्रम सफल हो। सब लोग सुखी रहें। धन्यवाद। धन्यवाद महेश्वरी जी। तुलसीदास जी। तुलसीदास तुलसीदास जी। हेलो। जी अभी अभी जो किसानों के लिए आमदनी बढ़ने के लिए जो कार्यक्रम रखा है, जी तो किसानों की आमदनी कैसे बढ़ सकती है? वो तो किसान को शिक्षा के क्षेत्र में ही पीछे है वो। उनको जी केवल जानकारी सही योजनाएं सरकार की नहीं मिलती, जी और ये ट्रेनिंग के माध्यम से ही हो सकता है, जी कोऑपरेटिव के माध्यम से ही हो सकता है। किसान सक्षम तभी होगा जब उनको सही ढंग से सभी जी योजनाएं उनको मिले, तो किसान सक्षम हो सकता है। यानी ट्रेनिंग है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, उनको सही ढंग से मिले, खेती की वो जानकारी पूरा अच्छी सिस्टम मिली। वो पूरा सिस्टम हमारे तरफ से तैयार हो गया है, हाँ, और फिर आप देना अपनी। देना जरूरी है। मैं जी तीस जी साल से 30 साल से किसानों के लिए नहीं, बचत गट के अंतर्गत से एज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पूरा महाराष्ट्र में घुमा हूँ, और ट्रेनिंग के जी माध्यम से उनको दिया है जी एज सक्सेसफुल। उन्होंने वो कर रहे, काम कर रहे, खड़े हो रहे, आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी बैंक का प्रॉब्लम रहता है, उनको घर का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वो पीछे है कहीं, जी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। तो हम जब जैसे आपने शुरू किया ये नेतृत्व शाला, वैसा जी कृषि संवाद हर घर हर ब्लॉक में हो गया, तो जी किसान को अधिक जानकारी मिलने से वो आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। किसान निरक्षर है आज भी, गरीबी है, अज्ञानता है, इसके लिए तो पीछे है अभी भी। हम्म, मैं पूरा महाराष्ट्र में घूम के आया हूँ, तो महाराष्ट्र अभी डेवलप चालू है। हमें कोऑपरेटिव बिल्कुल के इसलिए हमने कोऑपरेटिव निकाला है, और कोऑपरेटिव के माध्यम से अच्छा काम कर रहे हैं हम। इसका बिल्कुल। रिजल्ट हमारे सर है तुम्हारे सामने। जी हाँ, तो आप क्या करो, किसानों के लिए ट्रेनिंग की योजनाएं, शासनिक के लिए योजनाएं, ये सभी अधिकारी को बुलाए, उसके नेतृत्व शाला में क्या क्या योजना है, यही भी वो होना चाहिए इसमें से। बिल्कुल ऐसा ये ही होगा। मेरा, इसी हाँ इसी यही। और इसमें ज्यादा करके अपने नेतृत्व शाला में युवा वर्ग जुड़ना चाहिए। ऐसा युवा वर्ग में थोड़ा सा अभी जागरूकता की कमी दिखाई देती है, क्योंकि क्योंकि जो उद्योजकीय मानसिकता तैयार करने के लिए ये नेतृत्व शाला सही काम कर रही है, तो जी और भी उद्योजकीय जुड़ जाएंगे, युवा जुड़ जाएंगे, महिला जुड़ जाएंगे, किसान जुड़ जाएंगे, तो ये बहुत ही आगे प्रोसेस सिस्टम में अच्छा हो सकेगा काम। जी अपना काम सुलभ हो जाएगा नेतृत्व शाला की। बहुत हर घर महत्वपूर्ण पहुंचना चाहिए। सुझाव दिए हैं तुलसीदास जी आपने, और हाँ, आपका काम भी बहुत अच्छा है। आपको भी नहीं किसी मैं दिन तो हम सुनेंगे। अभी मैं तो आपको काम कर रहा हूँ, जी मैं तो काम 30 साल से वही कर रहा हूँ। जिला जी उद्योग केंद्र से वाटर संस्था, वो लोन सैंक्शन करने के दिन पास मेरा एक दिन रहता है, जी उसमें भी मैं काम करता हूँ। और प्रिंटिंग पैकेजिंग में एक मेरा दिन रहता है उसके। जी तो मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन किसानों की जो मानसिकता है उसको तैयार करने के लिए बहुत दिन लगेंगे, और उसके लिए ये नेतृत्व शाला अच्छी काम कर सकती है, ये मेरा
मेरी बात है। जी। ये अच्छा है, आप काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है ये, किसानों की आर्थिक सक्षमता बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ये आत्महत्या जो हो रही है, आत्महत्याग्रस्त में, वो ये जी। सब रुक जाएगी इसके माध्यम से। थोड़ा एक किसान को जगाना ये नेतृत्वशाला का काम है। जी। धन्यवाद, बराबर। धन्यवाद तुलसीदास, धन्यवाद धन्यवाद, सर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तुलसीदास जी। हाँ, तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, समाप्त हो चुका है बल्कि, और इस चर्चा को जारी रखा जाएगा। मैं जो बाबा साहब टेमकर, हाँ बाबा हाँ साहब, हेलो सर। बाबा साहब आप कृषि अपनी बात अधिकारी रख है, सकते हैं। जी थोड़ा शॉर्ट हाँ में हेलो बाबा सर। साहब टेमकर। जी। हाँ मैं 1984 से जब डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। जी। हेलो। तो जी जी। जब जब 20 किलो की 10 किलो की रासायनिक खाद की गोनी थी, और हमको बोला गया कि ये काश्तकार को दो और उनको यूज करने को लगा। जब कोई लेता नहीं था, और जब मैं रिटायर हुआ 38 साल के बाद, तो जब लाइन लग गई कि वो काश्तकार रासायनिक खाद लेने के लिए, जी। और मेरे इसमें इतनी सर्विस में कुछ भी साध्य नहीं हुआ। जी। अपना जो ये प्रोग्राम है, इससे अपना बहुत साध्य हो जाएगा, काश्तकार का भी भला हो जाएगा। ऐसे जी। मॉडल अगर आप उनके साथ लगाए तो। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। हाँ संभाजी में लगा देंगे मॉडल। बिल्कुल। हाँ सर, हाँ सर। तो मैं, अब समय हमारा हो चुका है, आखिरी में मैं डॉक्टर सुभाष नलंगे जी से बोलूं कि इसको थैंक यू नोट आखिरी का जो होता है, धन्यवाद आज ज्ञापन प्रेरित आज करें। महाराष्ट्र से मेरे 6 लोग ज्वाइन हुए थे। बाला साहेब टेमकर, जी। एडवोकेट तेजस्वी ठाना से हुई थी, दिनेश जी हुए थे, एमपी के है लेकिन मेरे कोऑपरेटिव के सदस्य है, जी। और किशोर ठाकरे जी हुए थे, फूड प्रोसेस के अच्छे है, पर उन्होंने कुछ बात नहीं किया, किशोर जी ठाकरे। और किशोर जी बुरे नागपुर से मेरे साथी है, वो भी आज ज्वाइन हुए थे। आज ही हमें एक श्री श्री रविशंकर जी का जी। अमरावती में एक 100 एकड़ का प्लॉट मिला है, और जी। उसमें एक एग्रीकल्चर कॉलेज निकालना है, यूनिवर्सिटी निकालना है, वो पण नया टेक्नोलॉजी से निकालना है, पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं, सरकार वाली यूनिवर्सिटी नहीं निकालना है। और उनके एक जो शिष्य है वो भी आज आए थे, और उन्होंने बेंगलोर को ही बुलाया है 4 दिन के लिए, और वहां भी देखो बोले, पूना का भी आश्रम देखो, और हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी खोल के दो। इसमें जो नया टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक, पूरा जैविक, ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी, वेजिटेबल में ग्राफ्टिंग करना, और जो नए नए चीजें है, ये सारे कैसा ये करना है कि बाकी यूनिवर्सिटी जैसा काम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे श्री कृष्ण शिंदे है, इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन ये लातूर एक कर्नाटक बॉर्डर पे है, इसलिए वो भी बहुत पीछे पड़े हैं। अभी उनको भी हम आगे लाने का प्रयास करेंगे। और बाबा साहब टेमकर मेरे साथ 20 साल से काम कर रहे हैं, तुलसीदास माता 30 साल से काम कर रहे हैं, दिनेश जी मेरे साथ 10 साल से, बाम्बू के ऊपर दिनेश का बहुत अच्छा काम है महाराष्ट्र में। और दिनेश जलगांव के कोऑपरेटिव का सदस्य भी आज ही बना है मेरे। और जी। मैंने 4 दिन में सर, एक 4-5 दिन में मैंने 4 कोऑपरेटिव निकाल दी, फाइनल की, और काम भी चालू किया हमारा अलग अलग एरिया में। जो आप आएंगे अगर जुलाई में, तो आप चारों भी कोऑपरेटिव को विजिट कर सकते हैं। लातूर में भी कोऑपरेटिव शिंदे जी के पास अपन निकालेंगे, और कल पूरा दिन कल का जो कार्यक्रम रहेगा शिंदे जी का रहेगा, शिंदे जी के कार्य के ऊपर रहेगा, जो जी। श्री कृष्ण शिंदे है, और पूरा जी। हिंदी में रहेगा। मैं जी। उसको तैयारी करके देता पूरी, और कल वो अच्छा आपको बता देंगे, आपका समाधान होगा। शिंदे जी का काम भी बहुत अच्छा है। एक कार्यक्रम बाबा साहब टेमकर का भी रखेंगे कि जो अदरक की खेती करते, ऐसे ये सब लोग हैं अलग अलग, अच्छा अपन काम करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं अभी 5 दिन के लिए नागपुर हूँ। अभी वहां पर आपके ब्रिगेडियर साहब आ रहे हैं सोलापुर में, हाँ, उनका एक वो आ रहे, कोल्हापुर आ रहे, बात हुई मेरी,
जी। हम जलगांव में 10 तारीख को मिलेंगे उनको ट्रेन में। अच्छा अच्छा। थोड़ा मैं बहुत ट्रेन में उनके साथ जर्नी करूंगा। जी हाँ और हमारी मुलाकात होगी। उनको खजूर का मॉडल भी मैंने बता दिया। जी और आज का जो कार्यक्रम हुआ गुप्ता साहब का वो बहुत जी अच्छा है। और जी तो अपन पेपर पे लेके ये मॉडल पेपर पे लेके ही आपको लेके आगे जाना पड़ेगा जी जी और करेंगे अपन। प्रैक्टिकल बहुत है। हाँ धन्यवाद। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, 10:15 हो रहा है। अब आप सभी लोग रात हो गई है, डिनर भी कुछ लोगों को करना है। कल हम लोग 8:15 फिर मिलते हैं। और सभी का धन्यवाद, विशेष तौर पर सुभाष नालंगे जी और हमारे जो महाराष्ट्र और देश के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए जो आदर्श किसान भाई हैं, जिन्होंने एक नई लौ जलाई है ग्रामीण उद्यमिता की और ग्रामीण विकास की और देश के विकास की। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल कृष्णा सिंधे जी से बात होगी और उनके जो अचीवमेंट हैं और जो उन्होंने जिस तरह सफलता पाई उस पर बात होगी। कल तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, धन्यवाद। थैंक यू। सुभाष जी ने वैसे बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बहुत अच्छा है। और सभी साथी इस प्रकार से आगे पार्टिसिपेट लाइक दैट, तो बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम बनने वाला है। बहुत बहुत थैंक्स एवरीवन। सी यू टुमारो। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर पार्टिसिपेशन है महाराष्ट्र से, और सुभाष जी और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इसी तरह हिस्सेदारी बढ़ाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होता रहेगा। जी मैंने बिल्कुल। थैंक्स, गुड नाइट। या मैंने यार Good, दिस इज गोइंग टू बी good, ब्यूटीफुल। यदि सभी लोग इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे ना अभिषेक भाई, और बहुत बढ़िया हो जाएगा, मजेदार। थैंक यू। good. Thank you.